ठीक है, वी आर लाइव नाउ। तो आई कैन गवर्न इनसाइट्स के 28वीं कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आई कैन गवर्न यानी इंडियन सिटीजन्स अलायंस फॉर न्यू गवर्नेंस, इसमें हम प्रयास करते हैं ऐसे कोशिशों का और ऐसे लोगों को जोड़ने का जो समाज में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं और साथ में स्थानीय स्तर पर, बड़े शहरों में बहुत कुछ होता है लेकिन छोटे स्तर पर, छोटे शहरों में, गाँव में जो चीजें हो रही हैं उसे सामने लाने का भी ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है। कोरोना काल में डॉक्टरों, सफाई कर्मचारियों सहित पुलिस कर्मियों ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर भारत ही नहीं पूरे विश्व में मानवता और समाज की भरपूर सेवा की है। और हमारे देश में चाहे वो पहले दूसरे लॉकडाउन के समय गरीब गुरबों को राशन देने की बात हो, या फिर बुजुर्ग विकलांगों को राहत उपलब्ध कराने की हो, या बीमारों को दवा या ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की हो, जो हाल में जो दूसरे फेज में जो काफी कहिए कि क्राइसिस बढ़ गई थी। तो इन तमाम चीजों में पुलिस कर्मियों ने जो योगदान दिया है उसके हम सभी कायल हैं। हम सभी को उसको लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये योगदान जो है वो बड़े शहरों में ही केवल नहीं हुआ है, छोटे शहरों में जहाँ की खबरें शायद मीडिया वाले उतने हाईलाइट नहीं करते हैं, वहां से भी आई हैं। और इसमें इतना ही नहीं, हजारों पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। और ऐसे तमाम पुलिसकर्मियों को आज हम सब श्रद्धांजलि भी देना चाहेंगे अपने तरफ से। और आज के आई कैन गवर्न इनसाइट सीरीज में हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि इन मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे बीच बिहार से लेकर कश्मीर तक के बहुत ही विलक्षण पुलिसकर्मी हम लोग के साथ शामिल हैं। और कुछ लोग और भी आने वाले समय में आज कार्यक्रम के दौरान शामिल होंगे। आज मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहूंगा और सुशील कुमार सर का, 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी सुशील सर वर्तमान में बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बोधगया में कमांडेंट हैं। इससे पूर्व में इन्होंने रक्सौल, पटना सिटी, समस्तीपुर, छपरा सहित तमाम जगहों पे काम किया है। इससे पूर्व ये भोजपुर, आरा जिला में और गया में ये एसपी रहे हैं। कोविड-19 के दौरान वहाँ पे इन्होंने काफ़ी काम किया। और अभी थोड़ी देर पहले सुशील सर ने मुझे बहुत सारी क्लिपिंग्स जो है उन्होंने भेजी और मैं देख रहा था कि इंडिया टुडे से लेकर के तमाम अखबारों में जो भोजपुर पुलिस ने ऐप बना करके घरों में राशन पहुंचाने का तमाम ऐसे काम किए जो मान लीजिए पुलिस वालों से आमतौर पर ऐसी अपेक्षाएं लोग नहीं करते हैं। तो ये जो एक कहिए कि कम्युनिटी पुलिसिंग, एक जो शब्द सर ने अपने एक पोस्ट में भी यूज किया कि सामुदायिक पुलिसिंग की, तो उस भावना को सामने लाया है। तो सर इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। सर का और भी काफी अनुभव रहा है इन सब चीजों के अलावा। सर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रहे हैं चीफ मिनिस्टर बिहार के, और एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन में भी वर्षों का सर का अनुभव रहा है। हमारे साथ कश्मीर से एसएचओ संजीवन ज्योति जुड़ेंगी। अभी वो किसी मामले में फंसी हुई हैं, वो हमसे नहीं जुड़ पाई हैं। होपफुली शायद वो समय निकाल पाएं। और हमारे साथ जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस के हिलाल खालिक भट्ट साहब हैं। भट्ट साहब आपका नमस्कार। भट्ट साहब वर्तमान में एसडीपीओ गुलमर्ग में हैं और काफी समर्पण और ऊर्जा के साथ अपना काम करते हैं। पढ़ाई लिखाई भी इन्होंने ये पीएचडी कर रहे हैं जेनेटिक्स से, और इसके अपनी पुलिस के दायित्वों के अलावा ये पेपर इत्यादि में भी, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी काफी। और मेरी भट्ट साहब से बात हो रही थी कि किस तरीके से वहाँ के जो चैलेंजिंग सिचुएशन होते हैं माउंटेन टेरेन में, और भी जो ठंड को लेकर के, इन सब के बावजूद किस तरीके से वो लोगों की सेवा कर रहे थे, उसके बारे में भट्ट साहब हमें बताएंगे। हमारे साथ आलोक रंजन जुड़े हैं। आलोक 2016 बैच के डीएसपी हैं। झारखंड में जमशेदपुर में वो डीएसपी रहे हैं। नारकोटिक्स, आर्म्स एक्ट डिटेक्शन सहित एनडीपीएस जैसे केसों में इन्होंने काफी योगदान किया है, और वहाँ के सिचुएशन के बारे में आलोक अपना अनुभव हम लोग के साथ साझा करेंगे। हमारे साथ दिलीप कुमार सर भी जुड़ेंगे आज। दिलीप कुमार सर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं साइबर लैब फॉरेंसिक लैब पटना में, और 1990 के दशक से लगातार पुलिस सेवा से जुड़े हुए हैं। और हम लोग के साथ अभी वर्तमान में राजेश कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश कुमार सर साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, साइबर फॉरेंसिक लैब बिहार स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी पटना में। और इन्होंने बहुत कहिए कि जमीन से शुरुआत की, और वर्तमान और ये बिहार के साइबर क्राइम सेल के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। हजारों साइबर केसेस इन्होंने सॉल्व किए। कोविड के दौरान इनसे बात हो रही थी किस तरीके से जो डेफेमेशन इत्यादि की चीजें हो रही थी, जो कहिए कि मिस इन्फॉर्मेशन की जो बहुत सारे केसेस आ रहे थे,
दवाओं को लेकर के, कि सेल को लेकर के, लोगों को ठगने को लेकर के, उससे जुड़ा हुआ भी इन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की है। और इतना ही नहीं, देश भर के तमाम जो पुलिस ऑफिसर हैं, वो IAS, IPS और IRS सभी रैंक के ऑफिसर्स को ये ट्रेनिंग देते हैं। बिहार जुडिशियल एकेडमी के सैकड़ों जजों को भी ये ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो वो भी अपना अनुभव आज हम लोग के साथ साझा करेंगे। आज हम लोग के साथ कार्यक्रम में मेरा साथ देंगी सुकन्या भान, जो कश्मीर में पत्रकार हैं। MET से इन्होंने पढ़ाई की है और साइनेबल नाम की संस्था के साथ ये एक साइन लैंग्वेज में भी इनकी एक्सपर्टीज है, जिसमें ये लोगों की, जम्मू कश्मीर सरकार को और भी कई जगहों ये साइन भाषा में इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं। हमारे कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक स्पेशल इन्वाइटी डॉक्टर अमरेंद्र नारायण भी हैं। अमरेंद्र जी का सुशील सर के साथ कुछ विशेष अनुभव है और अमरेंद्र जी उसको जरूर साझा करने के लिए हम उन्हें जोड़ेंगे एक बार। अमरेंद्र जी असिस्टेंट प्रोफेसर है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में, और उनका भी बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। IITian रहे हैं, अमेरिका से उन्होंने PhD की, देश विदेश से पढ़ाई करके उन्होंने बिहार में काम करने को चुना और वहाँ पे काफ़ी सुधार करने की वो कोशिश कर रहे हैं, और आज हम उन्हें भी जोड़ेंगे। हमारे साथ एक अमलेंदु अस्थाना सर का भी एक मैसेज है जो हम लोग कार्यक्रम में चलाएंगे। वो आज हमसे जुड़ नहीं पाएंगे शायद लाइव, लेकिन उन्होंने एक वीडियो मैसेज हम जो शेयर किया है वो हम कार्यक्रम के दौरान चलाएंगे। अमलेंदु जी पत्रकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं और वर्तमान में दैनिक भास्कर के सीनियर सब एडिटर हैं। तो इन तमाम मुद्दों में एक चीज मुझे जो लगता है कि इससे पहले कि मैं सुशील सर को बुलाऊं, कि बड़े शहरों में बहुत सारी चीजें होती हैं, खबरों में भी आती हैं। आप मान लीजिए कि आरा में, भोजपुर में और भी छोटे छोटे जगहों पे भी आपने बिहार में काम किया, जहाँ पर कि मीडिया इत्यादि की पहुंच वैसे भी कम रहती है। और अक्सर एक चीज कही जाती है कि अगर किसी भी इंसान को आप लगातार क्रिटिसाइज करते हैं बिना मतलब का, अगर वो कुछ अच्छा भी करे आप उसे क्रिटिसाइज करें, तो ये एक नेगेटिविटी भी का भी माहौल बनता है। इन सारे चैलेंजेस के बावजूद आप मान लीजिए दिन रात लोगों की मदद करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। चैलेंजेस भी है, क्रिटिसाइज भी किया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत सारी चीजों को लेकर के, लेकिन इन तमाम बावजूद के बाद कोरोना के समय जो आपका अनुभव रहा, सुशील सर। धन्यवाद तिलक जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ बुलाया और अपनी बातें करने के लिए मुझे मौका दिया। आपने जो बाकी जो यहाँ पैनलिस्ट हैं, ज़्यादातर लोग पुलिस से जुड़े हुए हैं, कई इसमें से ऐसे हैं जो जिनके साथ मैं काम भी कर चुका हूँ। राजेश मेरे साथ साइबर यूनिट में रह चुका है और दिलीप के साथ भी काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस हम लोगों का रहा है, और भी कई नए लोग जुड़े हैं, तो उन सबको सुनना चाहूँगा। आपने जो सबसे पहली बात कही कि पुलिस की चुनौतियाँ, जो आपका टॉपिक है आज का, चुनौती और पुलिस जो है ये साथ साथ चलते रहता है। और हम सब जिस दिन से नौकरी में आते हैं उस दिन से लगातार चुनौतियों से जूझते रहते हैं, और ये ऐसी चुनौतियाँ हैं जो पहले से आपको दिखती नहीं, एकाएक आने वाली चुनौतियाँ। हम सब ने जब ट्रेनिंग की थी और हम सब जब पुलिस सेवा में आए तो ना कोविड था और ना इस तरह का कोई सिचुएशन था, तो हम सब कोई इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। लेकिन कोविड आया और पिछले 1 साल 3 महीने से ज़्यादा समय हो गए। मार्च में जब नेशनल लॉकडाउन लगा, उसके करीब 1 महीने पहले से स्थितियाँ इस तरह की होने लगी कि इसको लेकर लगातार बातें होने लगी, और फिर कैसे इससे निपटा जाए, क्योंकि एकदम अदृश्य सा एक खतरा था जो हम लोगों के सामने था, और वो अभी तक बरकरार है अलग अलग रूपों में। तो ये चुनौतियां हम लोग लगातार पिछले 1.5 साल से, सवा साल से, 1 साल 4 महीने से झेल रहे हैं। और हमारे जो बाकी साथी पैनलिस्ट हैं सब अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से उनके एक्सपीरियंसेस होंगे, उनको ज़रूर सुनना चाहेंगे। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, लेकिन कुछ चीज़ें, चुनौतियाँ आखिर कैसे आती हैं पुलिस के सामने एकाएक, और उनसे कैसे निपटा जाता है, और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस मैं उसको शेयर करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि पिछले साल 22 मार्च को पहली बार 14 घंटे का लॉकडाउन, या कहें कि हड़ताल, जो जनता कर्फ्यू के नाम से लगाई गई थी, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसे घोषित किया गया था, और इसके पालन कराने की, इसको इंश्योर कराने की, इन्फोर्स कराने की जिम्मेदारी पुलिस वालों पर भी थी, बाकी अन्य एजेंसियों के साथ साथ। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि
मैं जहाँ पोस्टेड था वहाँ एसपी के रूप में आ रहा। ये बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है। आप सब में से ज़्यादातर लोग, मुझे लगता है कि सब लोग जानते होंगे वीर कुंवर सिंह को। ये उनकी धरती है और काफ़ी वोलाटाइल इलाका रहा है, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी, नक्सलिज्म को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर। और वहाँ के बड़ा पॉपुलेशन जो है, जैसा बिहार से भी सारे इलाकों से लोग माइग्रेट करके और देश के बाकी हिस्सों में रोजी रोटी के तलाश में रहते हैं, तो वो सब बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ का रहता। 22 तारीख को पूरे दिन हम लोग आ रहे स्टेशन पर, मैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जितने लोग आ रहे थे बाहर से, उनकी टेस्टिंग और उनको सही से उनके घर पहुंचा दिया जाए। और घर पहुंचाने के अलावा उनको किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, और मैं कहूँ कि आपको उनको जो बाकी कोरोना के नॉर्म्स हैं उसके तहत कराया जाए, वो उसमें हम लोग लगे रहे। और 24 तारीख 25 तारीख से तो नेशनल लॉकडाउन ही लग गया। और लॉकडाउन जब लगा तो उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या हुई वो ये हुई, जो मैंने फील की, एक जो जनरल इन्फोर्स करने की समस्या थी वो तो थी ही, उसके साथ साथ जो एक ह्यूमन एंगल की मैं बात करूं, जिसके चलते हम लोग आखिर ऐप बनाने की तरफ प्रेरित हुए। और इसके साथ ही साथ ऐप बनाने के साथ साथ हम लोगों ने अपने तरफ से भी जो कंट्रीब्यूट कर सकते थे, हम लोग जो एक इस पूरी कैलेमिटी, पूरे जो एक पैंडेमिक के सिचुएशन में हम लोग लोगों की मदद कर सकते थे, वो हम लोगों ने कोशिश किया। मैंने दूसरे ही दिन अपने सारे ऑफिसर्स को बुलाया और बुला के हमने कहा कि हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि एकाएक सब कुछ बंद हो गया। तो जो जिनके घर में रहने की, खाने की सामग्री थी, रहने की जगह थी, उनके लिए तो कोई खास दिक्कत नहीं थी। लेकिन मजदूरों का एक बड़ा वर्ग जो रोज कमाता था, दिहाड़ी मजदूरी करता था, उसको काफ़ी परेशानी शुरू हो गई। तो 25 तारीख के बाद अगले 2 दिनों के अंदर मैंने एक जनरल अपील अपने पुलिस वालों के नाम से जारी की और उनको कहा कि मैं 5 दिनों का वेतन कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप भी 1 से 5 दिन तक जो आपको अच्छा लगे आप उतना वेतन कंट्रीब्यूट करिए। और 3 दिनों के अंदर हम लोगों ने 18.5 लाख रुपए जुटाए। और उसके बाद जुटा के हम लोगों ने, जो गरीब लोग थे जिनका रोजी रोटी एकाएक बंद हो गया, जिनका काम करने का कोई रास्ता नहीं था उस समय, उनके यहाँ हम लोगों ने पहुँचना शुरू किया। और इंडिविजुअली इलाकों को चुन के सभी एसएचओज को भी जिम्मेदारी दी गई कि आप जो सबसे गरीब लोग हैं या ऐसे लोग जिनका कोई धंधा नहीं है, कोई काम नहीं है, रिक्शा वाले हैं या इस तरह के दैनिक दिहाड़ी करने वाले मजदूर हैं, तो हम लोगों ने उनको पहुंचना शुरू किया। और 10 दिनों के अंदर हम लोगों ने करीब 4000 लोगों के घर जाकर और उनको 25 दिन का एवरेज के हिसाब से राशन दिया। इसी बीच में सरकार ने भी घोषणा कर दी, तो वो बाकी बाद में उसको देने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन उस समय जो एकदम जिस समय पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन शुरू हुआ, उस समय उनको सचमुच बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उनके पास हार्ड कैश होता ही नहीं था और अभी भी नहीं होता है। रोज़ कमाएंगे और रोज़ सामान रात में लाएंगे शाम में, और उसके बाद घर में खाना बनेगा। तो ये हम लोगों ने किया। हमारे तमाम जो ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने अपनी बाकी जिम्मेदारियों के साथ साथ इस जिम्मेदारी का भी बहुत निर्वहन किया। दूसरा, हम लोगों ने ये सोचा कि ये तो जो लोएस्ट स्ट्राटा, इकोनॉमिक स्ट्राटा ऑफ आवर लाइफ है, उसके लिए हम लोगों ने सोचा, आवर सोसाइटी है उसके लिए सोचा। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिनको दवाई की ज़रूरत थी, जिनको बाकी घर के सामानों की ज़रूरत थी। और लॉकडाउन का पहला फेज आप सबको याद होगा, जिसमें तमाम चीज़ें एकदम बंद थी, घर से निकलने पे पाबंदी थी। तो हम लोगों का एक ऐप डेवलपमेंट का काम चल रहा था, जिसमें हम लोग बहुत सारी कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने का सोच रहे थे। उनसे हम लोगों ने कांटेक्ट किया और कहा कि भाई आपको 5-6 दिनों में इसको हमारे लिए जल्दी से जल्दी बना देना है और उसका मोबाइल वर्जन भी जल्दी से जल्दी मुझे दे दीजिए। तो 22 से ये शुरू हुआ और 31 तारीख को हम लोगों ने ये ऐप भी लॉन्च कर दिया। और ऐप लॉन्च किया तो उसमें हम लोगों ने 2 चीज़ें की, एक ऑनलाइन ग्रोसरी और ऑनलाइन मेडिसिन। इसके थ्रू हमने एक अलग सेल बनाया और सेल बना के हम लोगों ने
लोगों को अपने नंबर जारी कर दिए तमाम अपने स्रोत के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास आप सब जानते हैं कि डाउन द लाइन लंबे स्रोत हैं जिसमें हमारे चौकीदार भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पब्लिसाइज किया सोशल मीडिया के माध्यम से भी, उसका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा, और अन्य साथी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जिलों में बहुत सारे चलते हैं उनके माध्यम से, और बहुत लोगों के रिस्पॉन्सेज आए। उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट बनाई, जो कंपनियां थी, जो जो दुकानें थी, दवा की दुकानें और ग्रोसरी की दुकानें, उनसे हम लोगों ने कांटेक्ट किया और पूछा कि भाई आप पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आपको उसके लिए अलग से पैसा चार्ज नहीं करना होगा। तो आप, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 3 दिनों में हम लोगों ने करीब 150 ऐसे दुकानों की सूची पूरे जिले में जारी कर दी, लोगों के लिए भी और उनके नंबर्स के साथ। और हमने कहा कि आपको सीधे उनसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे ऐप पे सीधे के सीधे अपनी रिक्वायरमेंट्स भेजिए। उसमें तमाम चीज़ें थी, उसमें जो भी वस्तुएं हो सकती थी उनके कॉलम बने हुए थे, आप उसमें ऑर्डर कर दीजिए और हम लोग उसको इंश्योर करते थे कि 6 से 8 घंटे में वो जो दुकानदार थे उनको हम लोगों ने स्पेशल पासेस भी दे रखे थे, वो उनके घर तक पहुंचवा देते थे। कई जगहों पे ये भी दिक्कतें आती थी, तो हम लोगों ने थानों में भी अपना एक सिस्टम रखा था, 2-3 लोग इसके लिए रखे थे कि अगर इमरजेंसी हो तो दुकानदार अगर कांटेक्ट करे कि सर मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा, तो हमारे थाने के सिपाही या बीट कांस्टेबल या चौकीदार उसको ले जाके पहुँचाता था। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो उस समय प्रॉब्लम शुरू हुई कि कोविड के मामले के अलावा बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं। इस बार कोविड के जो दूसरे स्ट्रेन की बात हम करते हैं उसमें भी ये बातें आई थी कि जो बाकी हेल्थ सर्विसेज हैं और बाकी जो दिक्कतें हैं लोगों की, हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत मुश्किलें आती थी। तो हमने डॉक्टर्स को भी रिक्वेस्ट किया कि कुछ डॉक्टर्स, और कुछ डॉक्टर्स उसमें तैयार भी हुए, उन लोगों ने ऑन डिमांड और ऑन कॉल पेशेंट्स को देखना शुरू किया और देखना शुरू किया। इसके साथ साथ हम लोगों ने अपनी तरफ से अपनी पुलिस लाइन से एक एम्बुलेंस और एम्बुलेंस के साथ 3 सिपाही एक और ऑफिसर इसी के लिए लगा दिया कि किसी को अगर ज़रूरत हो तो वो सीधे कॉल करे और उसको हम लोग एम्बुलेंस से, अपनी एम्बुलेंस से, पुलिस के एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे। इससे, इसके साथ जुड़ा एक और मामला मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि ये सब हो ही रहा था और 26 दिनों तक हमारे यहाँ कोई केस नहीं आया, लेकिन 19 अप्रैल 2020 को एकाएक क्या हुआ कि एक पॉजिटिव आया, और वो पॉजिटिव भी ऐसा कि उस पॉजिटिव को भी हमारा जो एम्बुलेंस था वही हमारे बॉर्डर से लेके आया था। कहने का मतलब ये है कि उसके परिवार का एक आदमी हम लोगों को उसने कांटेक्ट किया और उसने कहा कि हमारे भतीजे की तबीयत खराब है, उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, सर इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना है। वो एक जो बॉर्डरिंग, हमारे बलिया जिले से बॉर्डरिंग जो इलाका था वहाँ से उसको लाना था, तो वो लेके बॉर्डर तक तो आ गया था किसी तरह से, लेकिन उसके बाद उसको यहाँ लाने का कोई साधन नहीं था। और वो हमारी गाड़ी जो थी, हमारा जो एम्बुलेंस हम लोगों ने दे रखा था उसी से वो आया। तो काफ़ी इसके चलते ऊपर से भी और बाकी अलग अलग ये से भी कि भाई एक कोरोना पॉजिटिव को हम लोग लेके आ गए, और वो लड़का जो था वो कानपुर के हॉस्पिटल में भर्ती था और वहाँ से भाग के आया। तो ये भी इस तरह के भी सिचुएशंस हम लोगों ने देखा, और आप समझ सकते हैं कि अप्रैल 2020 में कोविड को लेकर कितने सारे टैबूज और कितने सारी चीज़ें थी, और कितना लोगों के अंदर बहुत सारी ऐसी परेशानियां थी, और बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से उसको देखते थे कि एक बार कोविड हो गया तो वो फिर बचेगा नहीं, इस तरह की भ्रांतियां भी थी। और डॉक्टर्स भी बहुत डरते थे, डॉक्टर्स कई बार जाते ही नहीं थे पेशेंट्स के बाद। तो मैं और डीएम हम लोग जाते थे, लोगों से, डॉक्टर्स को भी मोटिवेट करते थे। इसी क्रम में मुझे खुद भी जून में मैं कोरोना संक्रमित हो गया और मेरे कई स्टाफ संक्रमित हो गए, डीएम के कई स्टाफ हो गए, करीब 65 लोग हमारे मेरे और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के संक्रमित हुए, और काफ़ी उसके चलते हमारे 3 डिप्टी एसपी संक्रमित हो गए। तो परेशानियां तो हुई, लेकिन बस इसी बात का संतोष है कि हम लोगों ने मेहनत किया, और हम लोगों ने जो मेहनत किया तो कई लोगों की जान भी बची, और बहुत सारे लोगों तक हम लोग सचमुच जो परेशानी का समय था
उन तक अच्छा अपनी सुशील सर, सेवाएं पहुंचा पाए। सुशील सर, धन्यवाद। एक तो चीज ध्यान में आता है कि मान लीजिए कि आपने ऐप की शुरुआत की, आई थिंक इसके बारे में हिलाल साहब और आलोक जी भी बताएंगे कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, लेकिन क्या ये एफर्ट जो है वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के प्रयास से हुआ या फिर ये हर जिले में हुआ? जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसा हर जगह पे हर जिले में ऐप या फिर ऑनलाइन सॉल्यूशंस के प्रयास नहीं हुए। तो ये आपने इंडिविजुअल एफर्ट से किया, किस तरीके से किया? देखिए तिलक ये इंडिविजुअल एफर्ट ही था, और मेरे दिमाग में ये बात आई और हमने जब अपने डेवलपर से बात की तो वो तुरंत तैयार हो गए, और उनके लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस था और ही वॉज वेरी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन दैट। और उसके तुरंत बाद हमारे और कलीग पूर्णिया में विशाल शर्मा थे एसपी, अब वो भी वहाँ से ट्रांसफर हो गए। विशाल ने भी इस ऐप को शुरू किया और 2-3 और जिलों में शुरू हुआ, बट इट वाज एन इंडिविजुअल एफर्ट। लेकिन इसके मिलते जुलते कई तरह के एफर्ट अलग अलग लोगों ने अपनी तरफ से किए। जैसे जमुई में एसपी थे, वो कश्मीर के ही रहने वाले हैं, वो हमारे यहाँ जमुई में एसपी थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत कंट्रीब्यूट किया, अपनी अलग टीम लगा के लोगों के बीच में बहुत सारी राहत सामग्रियाँ बांटी। तो सब अपनी अपनी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके के एफर्ट्स जो है वो उसे साथ लाने की और कोऑर्डिनेट होकर के शायद बढ़ाने की जरूरत में भी आ सकती है। सर, हम आपके पास फिर से वापस आएंगे। अब हम चलते हैं हिलाल साहब के पास। हिलाल भट्ट साहब, आपको आवाज आ रही है? आप माइक अपना ऑन कर सकते हैं। हिलाल साहब कश्मीर से हैं, जहाँ के अपने चैलेंजेस हैं मौसम को लेकर के, माउंटेन टेरेन को लेकर के, और उन्होंने भी काफी काम किया। हिलाल साहब, अपना अनुभव आप साझा करें प्लीज। Good evening, gentlemen. Shukriya Jasab to get us all on a single platform across the country. हमारे यहाँ के मसले थोड़े से पेचीदा हैं, they are of different nature. One, जहाँ पे मैं हूँ, जिस सब डिवीजन में हूँ, the temperature goes up an extreme of -15 to -20. और उसके बाद बाकी तो आप जानते ही हैं, जैसे अभी सोपोर में हमारी एक कोविड पार्ट में अटैक हुआ था, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे 1-2 कर्मी वहाँ पर शहीद भी हुए। यहाँ जब कोरोना हुआ तो हम उसी टाइम पे फर्स्ट जो नेशनल खेलो इंडिया विंटर गेम्स कंक्लूड हुए, तो उसके तुरंत बाद यहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर में, और उसके बाद हमारे सब डिवीजन में भी। इस जिले की जो पहली मृत्यु हुई थी वो हमारे ही सब डिवीजन में हुई। सुलिंदा एक छोटा सा गांव है, वहां पे हुई। तो जैसे सुशील सर ने कहा कि इसके साथ बहुत सारे टैबू थे, तो कुछ लोग कहते थे कि अगर जनाजा पढ़ना है तो कितने लोग होने चाहिए, उसके बाद कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। रिसर्च वाज इन इन्फेंसी and most of the people were confused. Few people were not even understanding the depth and cataclysmic attitude of this virus as well. तो सारे, और जब बंद हो गया सब कुछ तो लोगों को अपनी रोजी रोटी का भी मसला दरपेश आया। हमने उसके बाद लोगों को घर घर जाके इंश्योर कराया कि फर्स्ट दे गेट रैशंस अलोंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे हमने एक अच्छी चीज की, जो सिविल एडमिन को लेके, हम एसडीएम साहब को लेके और बीएमओ साहिबान को लेके, वी एस्टैब्लिश्ड अ कोविड कंट्रोल रूम। तो उस कोविड कंट्रोल रूम में हर एक ऑफिसर दिन में एक बार आना लाजमी था टू कोऑर्डिनेट, क्योंकि अगर हमने लॉकडाउन लगा दिया, मेरे तो 8 नाके लगे हुए थे 24/7, और उन दिनों रमजान का महीना था, तो मेरे लड़कों को मैं राशन 4 बजे नाके पे डिलीवर करवाता था, और उनकी इफ्तारी भी शाम को नाके पे ही होती थी। टेम्परेचर था 2 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में अप्रैल में, तो दे वर फेटिंग विद कोल्ड एज वेल। अप्रैल में यहाँ ठंड है, यहाँ इस वक्त भी ठंड है, तो आई एम जस्ट इनसाइड, वी कीप अ वार्म वाटर बॉटल बाय टुडे इवनिंग इटसेल्फ, या गुलमर्ग टंगमर्ग में, तो इट्स वेरी कोल्ड आउट हियर एज वेल एट दिस मोमेंट इवन। तो वो चैलेंज एक सबसे ज्यादा। दूसरा चैलेंज ये था कि अगर नाका एक जगह पे रहता है, टू कर्टेल द माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स, या जिनको हम रेड जोन्स कहते हैं, तो कहीं नाके किसी ने रेकी तो नहीं की, कहीं शाम को इस पे आतंकवादी हमला तो नहीं होगा, शाम को जो हमारा लड़का गाड़ी चेक करेगा, कर्फ्यू इन्फोर्स करेगा, उसको कोई उसकी कहीं जान से उसको खतरा तो नहीं है। तो यहाँ के डायनेमिक्स से काफी मुश्किल था, लोगों को समझाने की जरूरत पड़ी। देन वी हैव इंश्योर कि ऑलमोस्ट रात को जो गाड़ियां बाहर रही वो बीपी किस्म की गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हो, ताकि अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिड अगर उन पे कभी हमला भी हो तो हमारा जो नुकसान है वो मिनिमम से मिनिमम हो। खासकर इंसान या जो वहाँ पर लोग ड्यूटी पे हैं, चाहे सीआरपीएफ के हमारे जवान हों या बीएसएफ के लड़के हमारे साथ हों। तो ये 3 फोर्सेस हमारी थी पहली फेज में। यहाँ पे मेरे सब डिवीजन में अभी तक टोटल 36 डेथ्स हुई हैं, जिसमें 19 इस साल हुई हैं।
ये टूरिस्ट हब है गुलमर्ग, तो टूरिस्ट का इनफ्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ वेरिएंट्स अगर आप देखेंगे, मुख्तलिफ म्यूटेंट्स जो अक्रॉस द कंट्री पाए जाते हैं, तो उनका यहाँ पे फुटप्रिंट पाया जाता है। तो इसीलिए ये सब डिवीजन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड था। इस बार हमारा एक गांव है फिरोजपुरा, इट इज जस्ट एडजेसेंट टू द टंगमर्ग, इट्स द गेटवे टुवर्ड्स गुलमर्ग। तो दैट विलेज वाज एंटायरली इफेक्टेड, सो वी हैड टू डू सैंपलिंग ऑफ द होल विलेज। तो फिर लोगों को वो सारी चीजें बतानी पड़ी। उसके बाद यहाँ पे अक्रॉस द माउंटेन रिज ये जो चरवाहे होते हैं, इनका लाइव स्टॉक आता जाता है, दे शिफ्ट अक्रॉस द माउंटेन्स फ्रॉम पुंछ, फ्रॉम जम्मू एरिया towards this place for the summers and then they go back to the winters। एक बार उनका जामा गली में नुकसान हो गया, लाइटनिंग हो गई, तो शीप्स मार दिए। हमारी एक रेस्क्यू टीम है गुलमर्ग में, सो रेस्क्यू टीम, वो वहाँ फिर उस माउंटेन रिज पे गई, बर्फ में गई, वहां से उनको पकड़ के लाया। then they ensured कि they will come down safely along with their livestock। वो एक प्रॉब्लम थी। उसके बाद जो घरों तक आपने लोगों को बंद तो कर दिया, लॉकडाउन तो लगा दिया, but now you have to ensure कि if they will try for the medicines, you have to deliver them। Now you have to put across the ration to their doorsteps, and simultaneously it was worked out with the civil administration by that quarantine center। वहाँ पे हमारे BDO साहब होते थे, PRIs को हमने एक्टिवेट किया। उसके बाद जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट वाले थे वो वहाँ होते थे। तो हम दिन में एक कंट्रोल रूम में हमने एक फोन नंबर दिए थे, 2-4 नंबर्स दिए थे। तो वहां से हमने एक मजिस्ट्रेट पर विलेज सिविल मजिस्ट्रेट, जो कोई टीचर होता था या कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कोई होता था, डिजिग्नेट कर दिया था। वो गांव में जाता था विद ऑल प्रिकॉशंस एंड ही यूज्ड टू कम डाउन विद ऑल दोस रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम एवरी पर्सन विद अ फोन नंबर। फिर हम कोविड कंट्रोल सेंटर में उसको पैक करके उनको डिलीवर करवाते थे उसी मजिस्ट्रेट के द्वारा अपने अपने गाँव पर। उसके अलावा हम हर एक गाँव में अपना रूम लेके जाते थे टू पिक्चराइज कि अंदर वाकई लॉकडाउन है या अंदर वो मैसी है, सब कुछ मिलना जुलना हो रहा है। तो वी यूज्ड टू टेक दोस वीडियोस एंड देन शेयर लाइव इन दैट ग्रुप। हमने गुलमर्ग एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, बारामूला टीम के नाम से बनाया। तो इसमें सब लोगों के सौजन्य से ये प्रोग्राम वहाँ पे हुआ था। हमें बीच में मौका मिला था एक बार, यहाँ पे मिस सुकन्या भी आई थी उनके किसी काम के लिए, तो शी कुड गेट द ग्लिम्प्स ऑफ बाय दैट टाइम। हमने धीरे धीरे लॉकडाउन उस वक्त खुलने की शुरू प्रयास किया था, तो वो थोड़ा सफल हुआ। बट जो सेकंड वेव अभी आया था अक्रॉस इंडिया, हमारी commiserations to all those who have lost their near and dear ones, that the rush was very much and people were very panicky, but somehow down the line यहाँ पे यार साहब, मैं एक चीज मेरे ध्यान में आ रहा है कि मान लीजिए कि छोटे शहरों में जैसे भोजपुर तरीके का शहर है या फिर आपका जो गुलमर्ग है, वो मान लीजिए कि लिमिटेड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे आपके यहाँ टूरिज्म आप बता रहे हैं, शिप रियरिंग है, आमतौर पे अक्सर छोटे शहर में लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, लोग उस पर डिपेंडेंट होते हैं। जब ये चीजें अफेक्ट हो, जैसे मान लीजिए टूरिज्म मोरलेस पूरा ही गायब हो गया है, तो फिर क्या इस टाइम में चैलेंजेस बढ़ जाते हैं एज ए पुलिस पर्सन, आपको लोगों को मान लीजिए कि हैंडल करने के, ऐसा है क्या? जाहिर सी बात है, लोग अक्सर और बेशतर हमें ये ताना देते हैं कि आपकी तो अपनी तनख्वाह आ रही है, हमें घरों में बंद कर रखा है। कोरोना से भूखा मरने से बेहतर है कि हम कोरोना से मर जाएं, हम अपने बच्चों का क्या करेंगे। तो अगर आपको कोई ऐसा सवाल करता है तो ये वाकई आपके मन को झंझोड़ता है। तो एट टाइम्स यू डोंट हैव एन आंसर टू दैट एंड यू कांट मेक हिम अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर उसकी मानसिकता उतनी बड़ी होती तो शायद वो आपसे प्रश्न नहीं पूछता। बट हमारी गवर्नमेंट वाज काइंड एनफ कि उन्होंने रिन्यूमरेशंस दिए हैं, पनी वालाज जो हमारे हैं, जो स्नो मोबिल्स वाले हैं, जो हमारे रिक्शा वाले हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दे गॉट रिन्यूमरेशंस, पार्टली रिन्यूमरेशंस। उसके बाद हमने एनजीओज ने काफी सहयोग किया। उसके बाद ऑफिशियल कंट्रीब्यूशंस हुए हमारे, हमने एक दिन की सैलरी पूरी जेएंड की पुलिस ने कंट्रीब्यूट की है टुवर्ड्स द कॉज। उसके बाद अपनी इंडिविजुअल लेवल पे जैसे हमारे एसएचओज थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया थाना लेवल पे, या हमने छोटे छोटे किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। एक बार माननीय जी ने भी एक हमारे ऑफिसर का ट्वीट किया था कि उसने अपनी सैलरी से 25 घरों का वो किट बनवा के he distributed it to the families. So everybody came along, not only officers but the subordinates at the ground level came. They ensured कि जो उनका हमसाया है शाम को वो कम से कम भूखा नहीं रहे। मुश्किलें रही हैं, but they were not to that extent कि लोग भूखे रहे हैं। हमने कोशिश की है कि बेसिक कम्युनिटीज, हमने कोशिश की है कि हर एक के पास कुछ ना कुछ पहुंच जाए। अगर हम शाम को 2 सब्जियां खाएं तो किसी के घर में एक भी नहीं, ऐसा तो हमने नहीं होने दिया है जहाँ
मुझे यकीन है, bearing few exceptions, if there could be, I sincerely apologize if there has been any such who could not have been reached. I personally apologize him on my part and the part of our team, but we tried to reach to everyone. And then अपने तरफ से लोग पूरा भी खुद प्रयास एक दूसरे की मदद करने के लिए आए। जैसे सुशील ठीक सर है, ने कहा कि कुछ आपके पास- यहाँ पे हमारे शॉपकीपर्स हैं, जो बिजनेस इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी आए, उन्होंने कंट्रीब्यूट किए, दे मेड किट्स एंड देन दे डिस्ट्रीब्यूटेड देम अलोंग। तो कहीं ना कहीं लोकल जो एक एफर्ट है, एंटरप्राइज है, उसको साथ आने की, और इस तरीके के जो मान लीजिए लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी, तो लोकल जो भी है उनको साथ आने की काफी जरूरत शायद है, और पुलिस उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसा कि आपने गुलमर्ग में किया। मैं आलोक जी को लाना चाहूंगा। आलोक जी, आप झारखंड में बेस्ड हैं, झारखंड मान लीजिए ट्राइबल बेल्ट भी है, वैसे आप जमशेदपुर में रहे हैं, लेकिन सर सुशील सर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपका माइक ऑफ है। आलोक जी। गुड इवनिंग और जय हिंद सभी को, सभी मेरे सीनियर्स को और सभी जो यहाँ पे हैं व्यूअर्स, सभी को जय हिंद। जो चुनौतियाँ, जैसे सुशील सर ने भी बताया कि जैसे जब हम लोग पुलिस सर्विस में आते हैं तो एक चुनौती इसमें जुड़ी ही रहती है सभी के साथ। पर जो कोविड का जो एक सिचुएशन था, जो हम लोगों ने देखा अभी 1 साल 1.5 साल में, वो बिल्कुल एक नया सिचुएशन था कोविड में। इसमें जो मैंने जो फील किया अपने टेन्योर में, जो जमशेदपुर में मैं वहाँ पे था एज ए डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ पे मैंने जो वहाँ पे फील किया वो यही था कि सबसे पहला चीज़ तो था कि लॉकडाउन को का पालन कराना, सुनिश्चित कराना। जो शुरुआत में हुआ, लोग बिल्कुल लॉकडाउन हो गया था, उसके बाद पैनिक हो रहे थे लोग बिल्कुल, तो लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो और लोग घर में रहें, सुनिश्चित करें इस चीज़ को, ये एक चुनौती थी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था कि जब शुरुआत हो रहा था, जब केसेस 1 या 2 3 4 जब ऐसे बढ़ना शुरू हुआ, तब हम लोगों के पास सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो थी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, कि मतलब कोई आदमी अगर बाहर से आ रहा है, वो किस किस के टच में है, किसके कॉन्टैक्ट में आया है, उन लोगों को खोजना, उसका सारा डिटेल्स निकालना कि किन के कॉन्टैक्ट्स में आया। बहुत समय ऐसा होता था कि लोग बहुत सहयोग नहीं करते थे, वो एग्जैक्ट बताते नहीं थे कि वो एक्चुअली कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं, इनके साथ में आए हैं। तो उस चीज़ों को निकालना, फिर उन लोगों का टेस्ट कराना जिनके जो उनके कॉन्टैक्ट में आए थे, वो एक बहुत बड़ा एक चुनौती था वहाँ पे। इसके अलावा जैसे बहुत सारे गरीब लोग जो थे, जो दिहाड़ी थे, चूँकि जो जमशेदपुर है वहाँ पे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं वहाँ पे, तो मैक्सिमम लोग, मज़दूर लोग उस कंपनियों में जाके काम करते थे। और जब लॉकडाउन लगा तो बहुत सारे मज़दूर थे जो कि रोज़ाना मतलब जो कमाना है, खाना है, इस लायक के नेचर का उन लोगों का जॉब था वहाँ पे। तो उन लोगों के पास था कि सैलरी, वो एक सैलरी मतलब नहीं आ पा रहा था, तो एक था कि उन लोग के तो राशन की कमी, कहाँ पे जाएँ, दुकान बंद, सारा चीज़। तो जिला स्तर पे और ये राज्य स्तर पे भी शुरू किया गया था एक कम्युनिटी किचन, जिसमें था कि रिक्शा वाले या फिर और जो लेबर्स वगैरह थे, जो नहीं जा पा रहे थे या जो कहीं पे काम कर रहे थे, जिनकी काम छूट गई थी लॉकडाउन के कारण, उनको कम्युनिटी किचन में आकर के वो खा सकते थे, जो थाना स्तर पे चलाया जाता था। इसके अलावा बहुत से ऐसे परिवार थे जिनके घर में थे और वो आ नहीं पा रहे थे, उनके घर पे राशन पहुँचा। अच्छा आलोक जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए कम्युनिटी किचन या आप जो कह रहे हैं, ये सारे एफर्ट बड़े शहरों में, क्या छोटे शहरों में, जमशेदपुर या फिर जो मान लीजिए कि झारखंड में एक ट्राइबल पॉपुलेशन भी है, जैसे कश्मीर में भी है, तो वहां भी मान लीजिए कि माउंटेनस टेरेन है, तो क्या छोटे शहरों में, आप वहां पे गाँव का भी इलाका है जहाँ पर कि आई थिंक हो सकता है ट्रांसपोर्ट की भी इश्यूज हो, तो क्या वहां पे चैलेंजेस बढ़ जाते हैं? कैसे हैंडल करते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, पर्सनल पुलिस विभाग में कितना भी बड़े बड़े शहरों में भी कम ही पड़ते हैं, तो ये इस तरीके की स्थितियां हैं। एक जो चैलेंज है वहाँ पे कि जो कि ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित हैं, जहाँ पे पुलिस पर्सनल्स वगैरह जो है, जो एक शाम के बाद वहाँ पे मूवमेंट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहता है। उन सब जगहों में जैसे कभी किसी चीज़ की कमी या फिर मेडिकल असिस्टेंस वगैरह पहुँचाना, तो वहाँ कुछ समस्या आती थी। पर हम लोग लोकल स्तर पे उसे बहुत अच्छा, बहुत हद तक हम लोगों ने उसको टैकल किया है सारी चीज़। लोग जो ग्रामीण थे, जो शहर में आते थे, जैसे गाँव का कुछ भी चीज़ है ऐसा बेचने के लिए वो शहर आते थे, पर चूँकि ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद था, तो वो लोग अपने सामानों को ला करके नहीं बेच पाते थे शहरी क्षेत्र में आकर के। तब उनकी जो मजदूरी थी वो भी मारी गई थी उसमें। तो वैसे लोगों के पास बहुत समस्या एक हो गया था कि वो लोग कहाँ से खाएँगे इस चीज़।
तो उन लोगों तक भी अनाज पहुँचाना और जो राशन होता है वो पहुँचाना हम लोग सुनिश्चित कर रहे थे। दवा वगैरह जैसे जिला स्तर पे कंट्रोल रूम बनाया गया था, जिसमें ये सुविधा दी गई थी कि कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि कहीं जा नहीं सकते दवा खरीदने के लिए, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे नहीं जो जा सकते हैं, शहर में आकर के इलाज करा सकते हैं या फिर इस तरह, और उन्हें दवा की ज़रूरत है, तो कंट्रोल रूम के माध्यम से उन्हें प्रोवाइड कराया जाता था। जिला स्तर पे 4-5 डेडिकेटेड ऐसे व्हीकल्स रखे गए थे, जो कि वहाँ जाकर के दवा वगैरह पहुँचा देते। तो ग्रामीण क्षेत्र नक्सल प्रभावित था, वहाँ कुछ समस्याएँ आई थी इस प्रकार की। और जी, तिलक जी। इसके अलावा ठीक है। फिर जैसे बाय द वे एक चीज और, जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी लेड जो सॉल्यूशंस है, जैसे मान लीजिए सुशील सर ने एक ऐप जो है सो किया जो कि वहां पे चला, तो इस तरीके के एफर्ट मान लीजिए कि जैसे आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ वो करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ, या फिर आप लोगों ने कोशिश की नहीं हो पाया ऐसा कुछ? क्योंकि टेक्नोलॉजी लेड सॉल्यूशंस मान लीजिए काफी मदद करते हैं आजकल। हाँ जी, जी, ज़रूर। सुशील सर के द्वारा जो कराया गया था वो तो ऐप वाला आइडिया था, इनोवेटिव। और एक समस्या ये चीज़ हो जाती है कि जैसे जिनके पास एंड्रॉइड फ़ोन वगैरह नहीं है, वो ऐप कहाँ से लाएँ, या फिर ये एक प्रकार की समस्या थी। इसलिए हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम में ही एक डेडिकेटेड कि जिनको भी आवश्यकता पड़ेगा कॉल करें, वो या फिर अपने संबंधित थाना को तो उसको उपलब्ध कराया जाएगा राशन, या फिर जो ज़रूरत की दवा होगी, या फिर किसी प्रकार की अगर उसे स्वास्थ्य कोई है तो डॉक्टर से संपर्क कराना, इन सब चीज़ों की सुविधा लोकल थाना को। की आवाज थोड़ी सी इंटरप्ट हो रही, लेकिन जो आप कह रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि मतलब 21वीं शताब्दी में भी मान लीजिए कि गांव के छोटे शहरों के जो चैलेंजेस हैं वो टेक्नोलॉजी लेड सॉल्यूशंस में बहुत सारी और भी लिमिटेशंस आ जाती हैं उनको लागू करने में, तो कहीं ना कहीं आप लोग को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है उसके लिए। जी, जी, जी। जहाँ पे जैसे मोबाइल्स वगैरह नहीं है, जो गरीब तबके के लोग जो एंड्रॉइड फ़ोन नहीं कर सकते हैं, अफ़ोर्ड कर सकते, उनके पास ये समस्या है कि वो किस प्रकार से ऐप डाउनलोड करें, ये सब चीज़। तो बहुत चीज़ों को लोकल थाने को दे दिया गया था कि आप लोग लोकल थाने को भी बताएँगे अपने जो संबंधित थाना, और आपको उसके माध्यम से सुविधा पहुँचाई जाएगी। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू आलोक जी, हम आपके पास फिर से वापस आएंगे। अब चलते हैं राजेश जी के पास। टेक्नोलॉजी के एक दूसरे कहिए कि छोर पे राजेश जी हैं, जो हर तरीके के टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स और उसके बारे में वो सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स मान लीजिए कि उनके पास आते रहते हैं, उसका वो सॉल्यूशन खोजते हैं। राजेश जी। जी, जय हिंद सुशील सर और हिलाल सर, आलोक सर, सब लोग को जय हिंद सर। और तिलक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए। अभी जैसा सुशील सर बतला रहे थे, हिलाल सर बतला रहे थे, सारे लोग अभी जो बतला रहे थे कि इस पेंडेमिक में सोशल इंजीनियरिंग करना और ये जो सोशल प्रॉब्लम आया था इसको देखना और इसको मेंटेन करना, ये एक बहुत चैलेंजिंग जॉब था पुलिस के लिए। और इसमें एक चीज मैं और बतलाना चाहूंगा कि इस सिचुएशन में जबकि पुलिस पूरी तरह से लोगों को कैसे सुविधाएं दी जाए, कैसे लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराया जाए, कैसे लोगों को बचाया जाए, इस पे जहां पुलिस का पूरा फोकस था, उस समय एक नए तरह की चैलेंजेस जो है पुलिस को और देखने को मिली, जो थी साइबर क्राइम की। इस समय में जबकि सारे लोग अपने घर में बंद थे, सारे लोग ऑनलाइन थे, सारे लोगों की एक्टिविटी जो होम वर्क एट होम, ऑनलाइन क्लासेस, इस तरह की चीजें कई सारी चीज थी जो कि घर में बैठ के हो रहा था। तो वैसे समय में एक नए तरह का चैलेंज जो पुलिस के द्वारा पुलिस को फेस करनी पड़ी, वो थी साइबर क्राइम की। अभी इस तरह के सिचुएशन में जबकि सारे पुलिस की ध्यान जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में था, साइबर क्राइम अचानक से आप देखेंगे एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 30% फर्स्ट वेव जब आया था कोविड का, तो उसमें 30% साइबर क्राइम इंक्रीज किया था। ये एक बहुत पैनिक सिचुएशन थी, क्योंकि अचानक से इस तरह का क्राइम का इंक्रीज करना, ऑब्वियसली इसकी इन्वेस्टिगेशन में काफी टाइम टेकन इन्वेस्टिगेशन होता है, काफी डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि सामने में कोई क्रिमिनल नहीं होता है। तो पुलिस के लिए एक ये बहुत बड़ी चैलेंजेस थी, और इसको हैंडल करना ऑब्वियसली सुशील सर के साथ हम लोग ने काम किया है, साइबर सेल में भी
सर के साथ हम लोगों ने काम किया है। इस तरह के केसेस जब आते हैं और वो कई बार इस तरह से होते हैं कि इमीडिएटली उसमें कुछ ना कुछ करना होगा पुलिस को, ताकि जो विक्टिम्स हैं उनको इमीडिएट कुछ रिलीफ मिल सके। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे ये इस तरह के क्राइम होने लगे, जिससे हम लोगों के लिए एज ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हम लोगों के लिए इसको हैंडल करना वाकई में चैलेंजिंग था। हालांकि पूरे अक्रॉस द कंट्री हम लोगों ने इसको हैंडल किया। हिलाल सर के साथ भी कई बार हम लोगों ने साइबर क्राइम से रिलेटेड मैटर्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। इस तरह के मैटर, चूंकि ये जो क्राइम होता है इसमें क्रिमिनल्स किसी पर्टिकुलर एरिया के नहीं होते, यहाँ कोई बॉर्डर नहीं होता है क्राइम का, बॉर्डरलेस क्राइम है। तो इसमें क्रिमिनल्स बिहार में रह के, दिल्ली में रह के, मुंबई में, इस तरह से जो ये क्राइम होता है, तो इसके कारण इसकी पैनिक सिचुएशन जितना कोरोना का था, कोरोना के पीरियड में, उससे उसी तरह का पैनिक सिचुएशन साइबर के कारण भी आया था। और एक चीज जो हम लोगों ने देखा कि चूंकि लोग घर में, जैसे आप वर्क एट होम चल रहा था उस समय, तो हम लोग कई सारे ऑनलाइन एप्स का इस्तेमाल कर रहे थे। इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑब्वियसली हम लोगों के पास थी, तो इसमें हैकिंग की समस्या और कई तरह का फेक वेबसाइट, फेक एप्स जो है, इसके कारण भी कई लोगों की का मोबाइल हैक हुआ, लैपटॉप हैक हुआ, कई सारे लोगों के अकाउंट के एटीएम फ्रॉड हुए। इस तरह की चीजें जो है बड़े पैमाने पे हो रही थी, जिसको हैंडल करना ऑब्वियसली जब ऑनलाइन लोग कम थे तो क्राइम का रेट भी जो है बहुत कम हो रहा था। लेकिन साइबर क्रिमिनल्स के लिए यही एक मौका था। जैसे जितने भी कॉन्वेंशनल क्राइम थे, जितने भी इस तरह के क्रिमिनल्स थे जो कॉन्वेंशनल क्राइम करते, तो ऑब्वियसली वो रुक गया, क्योंकि निकलना बंद हो गया, सारे लोग घर में रहते थे। लेकिन ये साइबर क्राइम ऐसा था जो घर में रह के करना था और घर में रहने वालों के साथ करना था। तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसको हैंडल करना पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग था। हालांकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको टैकल भी किया, और ऐसे मामलों में अभी हाल में ही आपने देखा है कि दिल्ली पुलिस ने बड़े पैमाने पे सेकेंड वेव के समय में भी बड़े पैमाने पे साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की टीम भी पूरे इंडिया में डिफरेंट जगहों पे इसमें अरेस्टिंग हुई है, और कई सारे वेबसाइट्स के द्वारा ऑक्सीजन देने के नाम पे, ऑक्सीजन सप्लाई के नाम पे, रेमडेसिविर के नाम पे कई सारे फेक वेबसाइट्स चल रहे थे, जिसके द्वारा भी लोगों को ठगा जा रहा था। तो ये वो चीजें थी जो इस कोविड का एक ऐसा पक्ष था जिसके बारे में हम लोग कभी सोच नहीं पा रहे थे। हम लोगों को कभी उम्मीद नहीं था कि कोविड में ये भी चीज हो सकता है। क्राइम, ऑब्वियसली क्राइम रुक गया था तो लग रहा था कि बिल्कुल ये रुक जाएगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट था, ये पुलिस के लिए एक अलग से चैलेंज बना। और ऑब्वियसली हम लोगों की राजेश सर की, मान लीजिए कि एक तरफ तो कहिए कि जो पेनिट्रेशन है टेक्नोलॉजी का, वो छोटे जगहों पे बिहार जैसे प्रांतों में रिलेटिवली कम है, दिल्ली और मुंबई से। क्राइम मान लीजिए कि दिल्ली और मुंबई में बैठ करके हो रहा है, साइबर क्राइम खास करके। तो ये इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपसे बातचीत हो रही थी तो आप बता रहे थे कि बच्चों में ने, मान लीजिए कि वो घर पे रहते थे, स्कूलिंग बंद थी, तो बच्चों में काफी कहिए कि टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत सारे इश्यूज भी आए हैं, और उसके बारे में आप कुछ बताते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, एक जो इशू था वो सबसे बड़ा कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए थे बच्चों की। बड़ों की ऑनलाइन क्लासेस पहले भी चलते थे, वेबिनार्स होते थे, लेकिन बच्चों का ऑनलाइन क्लास एक नया कॉन्सेप्ट है। जब बच्चों का ऑनलाइन क्लास चलना शुरू हुआ तो कई बार ऐसे रिपोर्ट आए, पूरे देश में आए, कि कई बार ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स क्लास में शेयर कर दे रहा था, कोई पिक्चर शेयर कर दे रहा था। इस तरह की इश्यूज भी कई सारी आई थी, जिसे हम लोगों ने काफी मतलब तत्परता से हैंडल किया, ताकि इस तरह की, हालांकि ये इस तरह की सिचुएशन इसलिए आ रही थी कि फर्स्ट वेव जब चल रहा था कोविड का, उस समय कई सारे लोग जो है, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, ये उतने अवेयर नहीं थे ऑनलाइन क्लासेस को कि किस तरह से हम लोग लिंक शेयर करते हैं, किस तरह से स्क्रीन शेयर करते हैं, जिसके कारण कई बार बच्चे जो है वही लिंक अपने फ्रेंड्स को या और किसी को शेयर कर देते थे, जिसके कारण भी इस तरह की चीजें हो रही। उसके अतिरिक्त एक चीज और जो देखने में बिल्कुल नया लगा था, जो वाकई में अभी पूरा ओवरऑल जब से पेंडेमिक चल रहा है, अभी भी ये एक नया एक ट्रेंड चला हुआ है बच्चों में, जो खास करके पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, कि
अभी बच्चों को जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल, टैब, लैपटॉप कुछ भी दे देते हैं और बच्चे दिन भर अपना ऑनलाइन क्लासेस करते रहते हैं। इसमें कई बार बच्चे ऐसे ब्राउजर्स को और ऐसे साइट्स को विजिट करते हैं जिनके बारे में वो नहीं जानते हैं और जहां साइबर क्रिमिनल्स होते हैं। कई बार वो लोग इस तरह से ब्रेन वॉश कर देते हैं बच्चों का, इस तरह से उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं कि बच्चे उनको फॉलो करने लगते हैं। आपको एक केस स्टडी में बतलाना चाहूंगा। एक बच्चे करीब 5th या 6th का एक बच्चा था जो जिसके घर में पूरा घर का जो उसका जो मोबाइल था जिससे वो ऑनलाइन क्लास करता था, उसकी सिस्टर ऑनलाइन क्लास करती थी, वो सारा मोबाइल अचानक से एक दिन वो बतलाया कि हैक हो गया। अब उसका मोबाइल उसके इवन उसके बाद में उसके फादर का, उसकी मदर का, इवन उस रूम में एक पर्टिकुलर रूम की वो चर्चा करता था जहां जाने के बाद उसका सारा मोबाइल जो हैक हो जाता था। तो ये जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की और पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो एक चीज निकल कर आया सामने, वो ये था कि ये सिचुएशन हैकिंग का नहीं है, बल्कि बच्चे जो है वेबसाइट पे कहीं न कहीं ऐसे किसी वेबसाइट पे जाते हैं जहां इस तरह की चीजें करने के लिए सिखलाया जाता है। और ये इसके पीछे का मोटिव क्या है, बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? हम लोगों ने 2-3 केस इस तरह का जब इस पेंडेमिक में डील किया था तो हम लोगों ने देखा बच्चों का जो मोटिव है वो बहुत छोटा-छोटा है। जैसे बच्चे को यदि मोबाइल नहीं मिला घर में, तो वो इस तरह से गार्जियन को पैनिक करते हैं। और कई बार तो इसमें कई सारी एफआईआर भी रजिस्टर्ड हुई है और फाइनली बाद में वो बच्चा ही घर का ही बच्चा निकलता है। तो कहने का मतलब कि कहीं न कहीं हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेज हो बच्चों का या फिर बच्चों को यदि आप मोबाइल दे रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रूर हम लोगों को देखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किनसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बतलाना चाहूँगा, पुलिसिंग में जो चैलेंजेज़ हम लोगों ने देखा, वो ये था कि एविडेंस कलेक्शन जो हम लोगों का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस कलेक्शन ये भी हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग था। कई जगह पे जब इन्वेस्टिगेशन के लिए इस पेंडेमिक में जाना होता है, ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड वॉश, ये सारा चीज़ को मेंटेन करते हुए इन्वेस्टिगेशन करना, एविडेंस कलेक्ट करना, उसका एग्जामिनेशन करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग रही और हम लोगों ने हालाँकि इसको अभी तक अच्छे से हैंडल किया है और आगे भी हम लोग करेंगे। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं और जो बाकी नॉर्मल टाइम की जो ड्यूटी रही हैं, वो तो रहती ही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ बढ़ गई। आई थिंक सुशील सर कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश ने बहुत अच्छे से डील किया कि जो चीज़ें बढ़ी हैं साइबर क्राइम के दौरान इस पेंडेमिक में, साइबर क्राइम के जो केसेज हैं ऑलमोस्ट 1/3 से ज़्यादा केसेज बढ़ गए हैं अगर टोटलिटी में देखें तो। मैं इसी पे एक बात करना चाहूँगा कि हम लोगों ने इसका उपयोग सोशल मीडिया का उपयोग साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भी किया और क्रिमिनल्स के अंदर डर पैदा करने के लिए और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी किया। मैंने आपको भेजा भी था, हम लोगों ने एक व्हाट्सएप मैसेज बनाया और उसमें डूज एंड डोंट्स बनाए और वो डूज एंड डोंट्स बनाने के पीछे कारण ये था कि जैसे ही आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर साहब के पास की तरफ से 2-3 कॉल्स आए थे, जिसमें दूसरा कॉल था कि हमको अपने घर के छत पर और बालकनी में दिया जलाना है। उसके बाद क्या हुआ कि जो कुछ इस तरह के एलिमेंट थे, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो थे, उन लोगों ने इनको कम्युनल कलर देना शुरू कर दिया और 2-3 इंस्टेंसेज हमारे यहाँ हुए उसको लेकर। हम लोगों ने क्विकली एक्शन लिया उन पे और एक्शन लेने के बाद हम लोगों ने जितने जिले के जितने साइबर ये व्हाट्सएप ग्रुप थे, हालांकि व्हाट्सएप जो है वो सोशल मीडिया नहीं है, वो तो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड चीज़ें हैं और वो उसका पार्ट नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी में लोग यही मानते हैं कि वो भी सोशल मीडिया का पार्ट है। तो उसको मानते हुए हम लोगों ने पूरे जिले में जितने व्हाट्सएप ग्रुप थे, जो ऑफिशियल ग्रुप थे, इसके अलावा जो बाकी इंडिविजुअल ग्रुप्स भी थे, उन सब में और बिहार में हम लोग साइबर सेनानी करके ग्रुप बनाते हैं। हर जिले में जितने पुलिस थाने हैं उन सब के साथ 250-250 लोगों का ग्रुप है। उन सब में हम लोगों ने इसको डिसेमिनेट किया और उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा कि बाद में केसेज इस तरह के और इस तरह के एलिमेंट्स को उसको पकड़ा हम लोगों ने और उसको भी बहुत पब्लिसाइज किया। तो पेंडेमिक के शुरुआती दौर में ये सब चीज़ें आई थी। अब हम 1.5 साल के बाद अब इस स्थिति में है कि सब लोग समझ रहे हैं, इसकी वैरासिटी को समझ रहे हैं और ये जो प्रॉब्लम्स आई है
इसके चलते जो लॉस हुआ है ह्यूमैनिटी का, और जो हमारा इकोनॉमिक लॉस है, जो सोशल लॉस है, जो हमका पारिवारिक लॉस है, इसको सबको झेलते हुए, देखते हुए अब इस तरह की घटनाओं में कमी जरूर आई है। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं हमारे जो आज के स्पेशल इनवाइटी हैं अमलेंदु अस्थाना, उनका एक मैसेज आप सभी के लिए पोस्ट करना चाहूंगा। आई होप कि ये जी मित्र आईपीएस सुशील कुमार भी शामिल हुए हैं, ये मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है। सुशील और मेरे तमाम मित्र के बीच सुशील ऐसे चेतनशील और समृद्ध होते हुए भी सहज रहे हैं, और उनकी स्कूलिंग, हम सब की स्कूलिंग उस धरातल पे हुई है जहाँ हाशिए के लोगों के प्रति एक संवेदना हमेशा से सुशील के अंदर रही है। ये कोविड के बाद जो उन्होंने जन सेवा में अपनी भागीदारी निभाई, ये बहुत सुखद है। इसके पहले भी स्कूल लाइफ से भी वो जाति और धर्म की सरहदों को पार कर लोगों की सेवा करते रहे हैं। ये उनका एक अलग साकार सा चेहरा है। हाँ, मेरे ग्रुप में सबसे पहले वो बीपीएससी हुए तो हम तमाम मित्र बहुत खुश हुए कि हमारे बीच का एक साथी अब इतना समृद्ध हो गया है कि अब लोगों की मदद ज्यादा दुगने हौसले से कर पाएगा। दो चीजें होती हैं, एक तो अंदर एहसास है आवाज की जरूरत है, और आपके अगर संकल्प भी है की जरूरत होती है। इसकी भी धारणा जो बन गई है लोगों की कि पुलिस से लोगों को भय लगता है, पुलिस लोगों के काम नहीं करती है। मुझे लगता है कि इसको बहुत सापेक्ष दृष्टि से देखने की जरूरत है। राहत साहब का एक शेर याद आ रहा है जो पुलिस महकमे के ऊपर है। राहत साहब कहते हैं कि इंसाफ अगर जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ अगर जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। और दिन भर उलझा रहता है दोजख के इंतजाम में, दिन भर उलझा रहता है दोजख के इंतजाम में, और दावा ये करता है कि जन्नत में जाएगा। तो वो लोग जो समाज की पीड़ा के अलग, और मोरल डिग्रेडेशन मुझे लगता है हर फील्ड में है, वो पत्रकारिता में भी है, वो शिक्षा में भी है, वो डॉक्टरी के पेशे में भी है। लेकिन कोविड काल में जिस तरह से फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पे चिकित्सक भी, पुलिस भी और तमाम लोगों ने जो सेवाएं दी हैं वो अविस्मरणीय है, और उसके लिए बहुत माकूल शब्द ढूंढा भी नहीं जा सकता। हाँ, बात इसको सस्टेन करने की है। तो जैसा मैंने कहा कि जो भी एहसास, जिसके अंदर एहसास रूबरू है कि हमें लोगों की सेवा करनी है और बिना अपनी फिक्र किए लोगों की सेवा करनी है। पुलिस जो लोगों की मदद कर रहे हैं उनको पीड़ाएं भी होती है, उन पर आरोप भी लगते हैं, आक्षेप भी लगते हैं, उसके बावजूद जो संजीदगी से लोगों की मदद करते हैं सुशील जैसे लोग, मैं उन लोगों की बहुत सराहना करता हूं और चाहता हूं कि उन लोगों को और संसाधन मिले। अभी हाल में दैनिक भास्कर में हमको ऐसा होता है कि हम में थानों के सीमाओं को लेकर उलझे रहते हैं, तो इसको कैसे दूर करें, हमें इसको भी हमें चर्चा में शामिल करने की जरूरत है। तो मैं बहुत तमाम अतिथियों को चाहूंगा कि वो चर्चा में शामिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आई होप कि थोड़ा सा मे बी कुछ इंटरप्शन थोड़ा बहुत हुआ हो, लेकिन मोरलेस अमलेंदु जी का मैसेज जो है वो कन्वे हुआ। तो इस पे हम लोग और भी टिप्पणी मान लीजिए कि सुशील सर से और बाकी लोगों से चाहेंगे, लेकिन मैं अभी अमरेंद्र जी को लाना चाहूंगा। अमरेंद्र जी, जैसा कि मैंने बताया, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, IITN रहे हैं, अमेरिका से उन्होंने PhD की,
IIT बॉम्बे से पोस्ट डॉक किया और उसके बाद ये आरा में लौट करके वहीं पे ये पढ़ा रहे हैं और उसके बाद वहाँ पे इन्होंने काफी कुछ करने की कोशिश की जिसमें इन्हें इनके अनुभव हैं जो वो साझा करना चाहेंगे और सुशील सर के साथ इनके अनुभव भी हैं। आई एम श्योर कि उनके पास कुछ सवाल भी होंगे। अमरेंद्र जी। नमस्ते सब लोगों को। मुझे याद है तिलक जी, मेरी आवाज जा रही है ना? जी जी आ रही है। Am I audible? हाँ, मैं यहाँ जब पुलिस के योगदान की बात होती है तो मेरा दिल भर करके ये बात कहने की कोशिश करता है कि एक समय था जब यूनिवर्सिटी में मुझ पे हमला हुआ था और एक आम इंसान कैसे होता है जिसको पुलिस का नाम से डर लगता है कि पता नहीं पुलिस क्या चीज होती होगी। 4-5 दिन हो गए थे, मुझे पता नहीं लग रहा था मैं क्या करूं और जिसने मुझ पे वार किया था उसने बल्कि उल्टा एक FIR करा लिया था। डरते डरते मैं सुशील सर के पास गया कि शायद कुछ बात हो और सुशील सर ने एक अनजान व्यक्ति को जो डरा हुआ था, उसको कुछ पता नहीं व्यवस्था के बारे में, इतनी अच्छे से किया कि मेरे मन में पुलिस का ओहदा ऊपर उठ गया। और आज जो आप लोग बात करते हैं कि पुलिस और उसकी चुनौतियां, तो संदर्भ तो इस प्रकार के सभी एकल अनुभवों से तय होता है और वो तय हो गया, मेरे मन में ऐसा तय हो गया। अब जब सुशील सर नहीं भी रहेंगे, कोई और भी रहेगा थाने में, तो पुलिस थाने में जाने के वक्त मेरे मन में जो अपेक्षाएं होंगी वो ज्यादा सकारात्मक होंगी कि हाँ, कुछ तो शायद बात बन जाए, अच्छी चीजें हो जाए। और आप लोगों की चर्चा सुन के मुझे दिख रहा है कि कितना कुछ हो रहा है जो कि आम लोगों को पता भी नहीं है। थैंक यू आप लोगों को ये सब कुछ करने के लिए। थैंक यू अमरेंद्र जी। आप और भी कुछ टिप्पणी करना चाहें तो प्लीज फील फ्री टू जंप इन। सुशील, मैं बहुत आभार महसूस कर रहा हूँ ये सब लोगों का काम सुन करके और आम लोगों को ये थैंक्स टू तिलक जी की ये सब बातें पता लग रही हैं इस कार्यक्रम के जरिए। ये बातें तो मुझे भी नहीं पता थी कि जैसे सुशील सर हैं, वो उन्होंने इतना सब कुछ किया है, या अभी आलोक जी बता रहे थे, हिलाल जी कह रहे थे, ये the police really needs to know these are unsung heroes. They're doing so much. मुझे कुछ स्पेसिफिक नहीं कहना, मैं तो सुन के ही अवाक हूँ, मैं तब से सुन रहा हूँ बस आप लोगों को। थैंक यू। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल है सुशील सर और सभी लोगों से मैं के पास में को लेके जाना चाहिए, ये एक है कि कोविड के दौर में जो पुलिस और लोगों के बीच एक संबंध की जो, हाँ एक मिनट सर, तो जो संबंध सुधरा है वो मान लीजिए कि अच्छा वैसे भी रहना चाहिए। तो पुलिस और लोगों के बीच का जो संबंध है उससे जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं ये सवाल है सुशील सर। नहीं, मैं एक चीज पहले जोड़ देता हूँ कि अमरेंद्र जी ने हम लोगों के बारे में तो कही बात है, मतलब हम लोग उतना डिजर्व नहीं करते हैं, जो ज्यादा ही कह दिया उन्होंने कुछ, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हम लोग हमेशा याद रखेंगे। कि अमरेंद्र जी के बारे में मैं बता दूं बाकी जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको, कि अमरेंद्र जी हमारे बिहार के ही रहने वाले हैं और भोजपुर जिले के ही रहने वाले हैं और ये ही इज PhD फ्रॉम MIT, ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शायद मुझे जहाँ तक याद है, या हो सकता है यूनिवर्सिटी में गलत बोल रहा हूँ, बट मैसाचुसेट्स स्टेट यूनिवर्सिटी। यस। और उसके बाद इन्होंने अपने गांव और अपने इलाके और अपने राज्य को चुना कि हम यहाँ आके लोगों को पढ़ाएं। जब मुझे इनके बारे में पता चला कि एक आदमी इतनी दूर से अपने स्टेट में अपने लोगों के बीच आकर लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहता है और उसके साथ वहाँ के जो माफिया किस्म के लोग थे वो कुछ करना चाहते थे, तो फिर पुलिस ऑफिसर होने के नाते और एक आम बिहारी और इंडियन होने के नाते हमारा तो फर्ज बनता है ना कि हम ऐसे लोगों को मदद करें। और हम सचमुच जो कंट्रीब्यूशन हम लोगों का उससे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका है कि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपने स्टेट को देने का फैसला किया, तो इसलिए इनको भी सैल्यूट करते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे हीरोज हमारे बीच में बहुत सारे हैं और हमको उन सब हीरोज को याद रखना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं जी, कि ये जो एक सिलसिला है कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी को एम्पावर करने का और खास करके अमरेंद्र जी जैसे लोगों को, इसमें आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और आप जैसे ऑफिसर्स हम लोग के लिए रोल मॉडल हैं। अमरेंद्र जी तो साथ में है। हाँ हिलाल साहब। हमारे यहाँ अभी रिसेंटली एक कोविड लॉकडाउन में एक अजीब सा वाक़या हो गया।
हम लॉकडाउन इन्फोर्स कर रहे थे तो सडनली एक बैंक में चोरी होती है। तो जब हम वहाँ चले जाते हैं तो जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, वहाँ एक बुलेट शॉट जो फायर भी हुआ था। तो उन्होंने कहा कि 3 लोग आए थे आतंकवादी बन के, तो उन्होंने बैंक लूट लिया। अभी एक चोरी हो गई, उसके बाद ऐसी ही चोरियों की एक सीरीज सी शुरू हो गई। तो यूं लग रहा था जैसे वो धूम मूवी का कुछ सिलसिला था, या वो मनी हाइस्ट का वो एक सिलसिला सा शुरू हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब हमने वैक्सीन जैब शुरू की लेने, तो उन बंदों का दिमाग ऐसे चला कि उन्होंने वो पीपी किट्स लगा लिए और एक बैंक में चले गए, उनको कहा कि आप में से किस-किसको वैक्सीन लगाना है, हम वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। तो जब उन्होंने रश वहाँ पे देखा, दे वर आर्मर्ड, उनके पास एक पिस्टल भी होती थी एंड 12 बोर गन थी। तो जब वो एक बैंक में गए, वहाँ उन्होंने रश देखा कि यहाँ हम लूट नहीं कर सकते हैं, तो दूसरे बैंक में चले गए कि अब हम आए हैं कोविड जैब्स आपको देने के लिए, वैक्सीन देने के लिए, तो आप चूंकि बैंक में हैं तो दिस इज वन ऑफ द प्रायोरिटीज, तो हम आपको भी जैब देंगे, और बैंक लूट के ले गए। उसके बाद वो अब किट में आप पहचान नहीं सकते हैं, पीपी किट लगा हुआ है, सब कुछ मुंह ढका हुआ है। उन्होंने उतना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो किया था जितना आई थिंक कोई इवन डॉक्टर्स वुड नॉट हैव बीन कॉम्पिटिटिव इन दैट रिगार्ड टू देम। तो उसके बाद वो गैंग पकड़ी गई, हमने वो गैंग पकड़ी। हमारे बगल में, मेरे सब के बगल में एक और बैंक उन्होंने लूट, तो उसी दिन पूरी रात हम बाहर रहे, बारिशें थी, ठंड थी, बट वी गॉट दैट गैंग। उसके बाद हमें उनसे तकरीबन 6 से 9 बैंक चोरियां, बैंक रॉबरीज हमने डिसिफर की। एक मर्डर में भी वो इन्वॉल्व थे, एक पुलिसकर्मी का उन्होंने मर्डर भी किया था, एंड दे वर नाउ कलेक्टिंग मनी टू गेट एक्टिव इनटू द टेररिस्ट रैंक्स एज वेल। तो चैलेंज ये भी थे कोविड के कि वो पीपी किट लगा के जाते हैं। अब आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, यू आर अप्रिशिएटिंग द पीपल टू गो द वैक्सीनेशन, एंड व्हेन डॉक्टर्स हैव बीन वॉलंटियरिंग, पीपल हैव टू कम आउट फ्रॉम द रिटायरमेंट्स टू बी अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू द वैक्सीनेशन एज वेल। ये कुछ अनोखे से चैलेंज हो जाते हैं। या हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लोगों को पहले उठा के क्वारंटीन सेंटर्स में डाल दिया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद जितने भी पॉजिटिव पर्सन के कॉन्टैक्ट्स थे, उनको हमने अलग एक क्वारंटीन सेंटर्स हमने बनाए थे, तो गवर्नमेंट ने सुनिश्चित किए थे वक्त फौरन बाय ऑर्डर ऑफ द डीएम अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो अब जो उनके घर वैकेंट रहते थे, उन घरों में चोरियां भी होने लगी। नाउ यू हैव टू at a time curb the virus as well, and simultaneously you have to take care of the houses and property of the people as well, which is the primary job of the policeman, that you have to enforce the law in a better way. तो वो सारी चैलेंजेस पे आए, खैर वो लोग भी पकड़े गए। या जैसे अभी राजेश सर बता रहे थे कि कितने चैलेंज उनको ऑनलाइन विज पुलिसिंग आए, तो ऐसी एक घटना ये भी थी जो हमारे यहाँ बैंक्स की यहाँ हुई, तो जिसमें इनफैक्ट वी गॉट पिस्टल अलोंग विद एमुनिशन व्हिच वाज फायर्ड एज वेल। So these are this type of challenge was over here other than other challenges as well. बिल्कुल हिमा साहब, मैं आई थिंक इस पैनल पे जितने लोग हैं जो हम लोग के सुनने वाले हैं, वो सभी लोग सहमत होंगे कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके के चैलेंजेस होते हैं। अच्छा, मैं आलोक जी पास ये सवाल सर और बाकी लोग भी इस पे कमेंट करना जो के पास भी इसके बाद आऊंगा, वो कुछ कमेंट जरूर करना चाहेंगे कि एक जो सवाल आता है कि आप कोई भी चैलेंजेस आते हैं, कोई भी नया सिचुएशन था, उसमें आप या तो रिस्पॉन्ड करते हैं या आप रिएक्ट करते हैं। तो असली आपको रिस्पॉन्ड करने से शायद बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, और हर जगह क्या सोल्यूशन होगा ये वहाँ की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। छोटे शहरों में, गाँव में, जो रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड रीजन जिसको कहे जाते हैं, ऐसी जगहों में क्या रिस्पॉन्ड करने का जो चैलेंज है वो पुलिस पर्सनल के लिए ज्यादा है? आलोक जी, आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लेंगे। तिलक जी एक बार रिपीट कीजिए, नहीं आ रहा था, एक बार रिपीट कीजिए। बस मैं ये कह रहा था कि ये छोटे शहरों में खास करके ऐसे जो जगह है जहां पर कि मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं या फिर हिलाल साहब काम कर रहे हैं, या इनफैक्ट मोरलेस हम लोग का जो पैनल है उसी में हम लोग कोशिश ये रखते हैं कि जो ऐसे जगहों के मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता मिले, जो कि उसके बारे में मीडिया में चर्चा होती नहीं, वो तो टीआरपी के पीछे भागते रहते हैं। तो यहाँ के जो चैलेंज है उस पुलिस वालों के लिए एक दो शब्द है अंग्रेजी में कि या तो आप किसी सिचुएशन के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं या उस पर आप रिएक्ट करते हैं। तो पुलिस वालों को रिस्पॉन्ड करने में ऐसे जगहों पे चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, अगर या फिर आसानी होती है, नॉट कोविड स्पेसिफिक बट इन जनरल। ये क्या सिचुएशन है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? आलोक जी। रिस्पॉन्ड करना पहले ही सारा चीज वो ज्यादा बेहतर माना जाता है, न कि कुछ भी हो गया, अगर कोई घटना हो गया, जैसा आपने भी बताया कि जैसे चोरी की घटनाएं हो गई,
या फिर कुछ ऐसा कि पीपी किट वगैरह लगा करके घुस जा रहे हैं। इस प्रकार की कुछ घटनाएं जो है सो हम लोगों के तरफ भी ऐसा देखने को मिला कि जैसे कोई क्वारंटाइन है, कोरोना पॉजिटिव है, वो उसको हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर दिया गया, उसका घर खाली है, वहां पे जा करके चोरियां हो जाना, ये सब चीज है। तो रिस्पॉन्ड करना अच्छा, ये सब तो हरदम मान से लीजिए बेहतर रहता है स्पेसिफिक कि केसेस, आलोक जी, ये सब तो मान लीजिए स्पेसिफिक केसेस के रिस्पेक्ट में है। मेरा सवाल आई थिंक थोड़ा मैं और इसमें क्लियर करना चाहूंगा। मान लीजिए कि लोग जब आपको क्रिटिसाइज करते हैं, लोग कहते हैं कि मान लीजिए कि हाँ। पुलिस वाले ऐसे हैं वैसे हैं, ज्यादातर ऐसी खबरें आती हैं, तो कैसे बैलेंस मेंटेन करें ऐसे में? मान लीजिए कि कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है, तो तभी आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, नहीं तो मान लीजिए आप रिएक्ट ही करने का ऑप्शन रह जाता है। जी नहीं, इसमें देखिए कोविड काम है, क्योंकि ज्यादातर काम होता है उनका डिटेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट, ये कोविड का जो काम था जो हम लोगों ने किया, वो जैसे कम्युनिटी किचन चलाना, दवा वगैरह पहुंचाना, इन सब चीजों से तो एक चीज जरूर कहा जा सकता है कि जनता के बीच, पब्लिक के बीच में पुलिस का भी काफी ज्यादा अच्छी हुई है। जो एक होता था कि एक डर का माहौल होता था कि जैसा बताया भी सर, थाना पे जाना किसी को डर लगता, तो जब हम लोग उनसे 1 to 1 इंटरेक्ट किए, उनकी जरूरतों को जब उनको उनकी कोई जरूरत होती थी तो वो हम लोग के पास आते थे, थाना के पास आते थे, और थाना तुरंत उसका रिस्पॉन्ड करता था कि हाँ इनको भाई दवा की आवश्यकता है, इनको दवा दीजिए, इनको अन्न की आवश्यकता है या राशन की आवश्यकता है, या फिर इसको कम्युनिटी किचन में खाना दो। तो एक छवि काफी इन सब दौरान में। बिल्कुल। इसी सवाल पे मैं सुशील सर की भी टिप्पणी चाहूंगा। सुशील सर, आप अगर अपने आप को म्यूट कर लें, ये जो चैलेंज है कि मान लीजिए नॉर्मल टाइम में भी आप चारों तरफ से क्रिटिसिज्म फेस करते हैं, तो कैसे रिस्पॉन्ड करें इसको लेकर के, पुलिस वालों को खास करके और सोसाइटी को भी आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से करें? देखिए तिलक जी, इसको मैं थोड़ा दूसरी तरीके से देखता हूँ। आपकी क्रिटिसिज्म तभी होती है जब आपसे एक्सपेक्टेशन होती है। आप ये समझ लीजिए कि लोगों के एक्सपेक्टेशन पुलिस से इतने ज़्यादा हैं कि हर तरह की चीज़ों में लोग ये सोचते हैं कि पुलिस हमारे लिए ये काम कर रही है। मतलब लाइटर फैन में मैं आपको कहूँ कि अगर किसी के घर में रात में सांप घुस जाए तो लोग सोचता है कि थाने वाले को खबर कर दो कि थाना वाला आके सांप को भगा दे। तो जब आपके ऊपर लोगों का इतना विश्वास है तो आपकी जिम्मेदारियां भी थोड़ी बढ़ जाती हैं, बाकी लोगों से ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। और जब उसमें कहीं भी कोताही होती है, हम समझते हैं हम एक ब्रिटिश फॉर्म ऑफ पूरे के पूरे पुलिस के सिस्टम में बढ़े हैं आगे, और बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं और बहुत सारे रिफॉर्म्स अब होने बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्रिटिसिज्म भी उसी का एक पार्ट है कि लोगों के एक्सपेक्टेशन है, और हम लोगों को ये लगता है कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन टूटता है तो लोग फिर पुलिस के प्रति क्रिटिकल हो जाते हैं। और इसको मैं बहुत नेगेटिव नहीं देखता हूँ, मैं इसको एक सेल्फ करेक्शन के मोड के लिए, एक अपने लिए एक चैलेंज और एक लेसन के रूप में रखता हूँ। और इसका हम लोगों को हमेशा अपने खुद के पूरे के पूरे परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों से आप क्या कहना चाहिए, समाज को इसमें करने के लिए? क्या एक्सपेक्टेशन करना तो है, लेकिन शायद उसके साथ कुछ जिम्मेवारियां भी बनती हैं। देखिए, समाज की जो जिम्मेवारियां होती हैं और समाज जो एक्सपेक्टेशन करता है और समाज जिस तरह से बिहेव करता है, वो पूरा का पूरा परसेप्शन पर डिपेंड करता है। जो आज का समय है इसमें एक परसेप्शन भी आया है, बहुत तेजी से डेवलप हुआ है किसी भी कल्ट के असैसिनेशन का। मैं थोड़ा सा अगर इसको ज़्यादा सरल भाषा में समझाऊं तो ये कि किसी भी चीज़ पे डायरेक्ट हिट करो, कोई भी इस तरह के एलिमेंट जो इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं, और उसके बाद एक परसेप्शन बना दो उस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और फिर ये बहुत लोगों को कैची भी लगता है। जैसे टॉप ऑफ द जो भी लोग टॉप पर रहते हैं उनके बारे में अगर कुछ भी चीज़ें बुरी सामने आती हैं तो उसके प्रति रिस्पांस जो है बहुत इफेक्टिव हो जाता है और लोग बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यही चीज़ पुलिस के साथ भी है। पुलिस के प्रति जो एक्सपेक्टेशन है, मैंने जो पॉजिटिव चीज़ें कही सोसाइटी की
वो सोसाइटी के साथ हमेशा ही रहेंगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसा परसेप्शन बनाया जाता है, और परसेप्शन आप सब जानते हैं कि आजकल परसेप्शन घंटों में बन जा रहे हैं। और जब से सोशल मीडिया का एडवेंट हुआ और जिस तरह से तमाम चीज़ें होने लगी हैं कि 5 घंटे में किसी का कैरेक्टर एसोसिएशन हो सकता है इस देश में, तो इन खतरों से हम लोगों को जूझना होगा और हमको ये मौके कम से कम देने होंगे कि सोसाइटी को, लोगों को जो हमारे ऊपर उंगली उठा सकते हैं, उठाते हैं, उनको ये मौका कम से कम दें। ये हम खुद में सुधार ला के ही कर सकते हैं। हम सोसाइटी एट लार्ज, हम सोसाइटी को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। मैं तो नहीं करता हूँ। ये इनफैक्ट हमें लगता है सर कि ये बहुत ही सही है, हम सब के लिए सही है कि शायद हम लोग अपने आप में अगर सुधार करें तो बाकी तरफ से जो क्रिटिसिज्म आता है उस पर निर्भर, उसे ब्लेम करने से प्रॉब्लम नहीं होती, सॉल्व होती है। थैंक यू सो मच। समय हम लोग के पास बिल्कुल खत्म है, लेकिन मैं सुकन्या की एक टिप्पणी लेना चाहूँ। सुकन्या, अगर आप सुन पा रही हैं तो प्लीज टर्न ऑन योर माइक और आप अपना सवाल, कमेंट जो भी आप करना चाहें प्लीज। सुकन्या कुछ इंटरनेट इश्यूज फेस कर रही हैं तो वो जी, यहाँ से इस तरफ से थोड़ा इंटरनेट इश्यूज थे। सो सबकी बात सुनते हुए मतलब पुलिस में रहना मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी टफ जॉब। ऑन टॉप ऑफ दैट कोरोना वायरस की वजह से इट बिकेम लाइक रियली वेरी डिफिकल्ट। So yeah, I mean I had just one question which was mainly for the cops belonging to J&K, because I hail from J&K, which is that ये already conflicted place है, which means कि I'm not saying that there can be comparison कि बाकी states के cops का उतना pressure नहीं रहता होगा, but conflicted area automatically makes it very difficult. So conflict के ऊपर से कोरोना वायरस और फिर जो वैली में मिलिटेंसी है, ये सब, तो पुलिस का रोल काफी ज्यादा क्रूशल हो जाता है। सो ये एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी सी हो जाती है। इस पे अगर कुछ बताना चाहें हमारे कश्मीर से हिलाल सर। दिस इज माय लाइक क्वेश्चन, बिकॉज एक ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट एरिया, इतना टेररिज्म का इंटरनेशनल प्रेशर, ऑन टॉप ऑफ दैट कोरोना वायरस, लोगों का इनडिसिप्लिन, सो ये एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आ गई तो what are the things that you as a cop, how can basically people, common person, join hands to make a more humane society? That is the question. देखिए, जैसे आपने कहा कि यहाँ के चैलेंज a bit different है, तो I said to you कि most of us, our department has been very generous in providing us almost all bulletproof vehicles। तो मूवमेंट हमारा यूजुअली भी बहुत हाई रहता है, डोमिनेशंस होती हैं, रोड ओपनिंग पार्टीज होती हैं हमारी, तो टेक्निकली वी आर ऑल वेल इक्विप्ड टू टेक आवर जॉब इन अ वे दैट इट शुड बी एंड कर्ब ऑल द मेनेसेस दैट आर अराउंड। आपने पढ़ा होगा ऑपरेशंस हैव बीन कैरिड एंड दे आर स्टिल गोइंग ऑन। कल परसों शोपियान में हुए 1-2 ऑपरेशंस, so that part has been taken care of. But this COVID brought a new challenge because there was much of hype and hoopla about it. People were not understanding of it. Research was far too less. The origin was debated. It was discussed. Many things came down. कभी लोग इतने वो superstitious होने लगे कि पता नहीं इससे होता है, उससे होता है. So that part was a bit social responsibility, added social responsibility जो इसके साथ ही. That was difficult. Then what we did is we took the help of imams of the mosques, जो यहाँ religious heads हैं, गुरुद्वाराज हैं, हमारे जो सरपंच हैं, उनको हमें साथ लाया, स्कूलों से टीचर्स हैं, उनको हमें साथ लाया. We took them along, visited different villages by taking all the other precautions as well. Educated people online, offline, in whatever possible way we could. जहाँ पे एक लड़का पढ़ा लिखा होता था, उसी गांव से हम उसको मजिस्ट्रेट चुनते थे जिसकी थोड़ी सी इमेज बहुत अच्छी थी. वो लोगों को घर जाके समझा रहा था कि you have to behave this way and that way. Of late we have started fining people for managing COVID appropriate behavior, and today our district fined to the tune of 1,05,800 rupees for enforcing CAB. So they were the challenge, but पुलिस भी काफी फटीग में आ गई, थक गए थे, कंटिन्यूअसली ड्यूटीज थी, छुट्टियां बहुत कम थी, और छुट्टियों में भी बाद में my office had almost 7 men positive on one day, and the next day I went again to my office to be available after fumigation and the cleaning of the office. मुझे एक शेर याद आता कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने कितनों का हौसला हूं मैं. So it was like that, it was straightway like that responsibility, this added responsibility. I understand the COVID has been the bad that it could be, but
it has been in other way a blessing in disguise, because it gave us a chance to get connected with the people, to know that they knew us better now. They are understanding our human side as well. More often they used to abhor us, they used to hate us. But post-COVID, I could understand that there is an absolute change in the mindset of the people towards the police as well. They could understand that no, they have been contributing. कभी-कभी हमारा किसी को रास्ते पे डांट भी देते थे, तो आज पहली बार वो पुलिस का शुक्रिया करते थे, कहते थे कि आज की डांट हमारी जान बचाने के लिए. So then they understood we are not doing it for ourselves, we are doing it for them. Everybody came out, everybody helped in the meantime. Everybody understood the repercussions. All those things which were probably put into everybody's mind later on came to yield the fruit, and that's why we saw the curbing of this second wave, and thankfully we are all opening up side by side. That's one of the greatest joys. And if your contribution has been an iota into this, then you take certainly a pride in that. थैंक यू हिलाल साहब. इनफैक्ट यही हौसला बुलंदी और ये पॉजिटिव जो एक मोमेंटम बना, इसी को कहीं ना कहीं बनाए रखने की जरूरत है. मैं लास्ट कमेंट के लिए आना चाहूंगा सभी लोगों के पास. उससे पहले एक क्विक कमेंट मैं सुकन्या से चाहूंगा कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप काफी घूमती हैं मीडिया, डार्क डिस्ट्रिक्ट में आप खास करके काम करती है. मीडिया को लेकर काफी सारे आरोप लगे, खास करके नेगेटिव कवरेज को लेकर के. एक चीज कही जाती है कि अगर आप 100 झूठ बोलेंगे तो वो भी सच होने लगता है. पुलिस वालों की काफी क्रिटिसिज्म मीडिया में अक्सर आती है, में भी, या फिर आप उसको सही भी कहें. क्या लगता है आपको, क्या इसको कुछ इसमें कुछ होने की जरूरत है, कुछ और एक्सपेरिमेंट की जरूरत है, या फिर कुछ सुधार चेंज लाने की जरूरत है? तिलक जी, आप माइंड ना करें, अपना क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट वापस करेंगे. मैं आधा सुन पाई कि क्या लगता है आपको, उसके आगे थोड़ा सुन नहीं पाई. मैं कैमरा ऑफ करती हूँ ताकि बेटर सुन पाऊँ. थोड़ा नेटवर्क का इशू है जी. ओके. जी सर. मैं बेसिकली यही कह रहा था कि एज अ जर्नलिस्ट, जो कि आप काम करती हैं हर जगह, क्या लगता है मीडिया को पुलिस और लोगों के बीच के संबंध सुधारने में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है? जो एग्जिस्टिंग जो कंट्रीब्यूशन है, काफी नेगेटिव कवरेज होती है. बहुत ज्यादा नेगेटिव कवरेज करने से, पॉजिटिव को नहीं हाईलाइट करने से शायद प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं. आपको क्या लगता है, कुछ चेंज करने की जरूरत है, कुछ चेंज होने की जरूरत है? चेंज करने की आवश्यकता तो बिल्कुल है, बाकी स्टेट्स में भी, और मैं जहाँ से हेल करती हूँ जम्मू कश्मीर में भी. बट जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो J&K पुलिस का जो लाइक रेपुटेशन आ जाता है बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सब कुछ बड़ा ही डिफरेंट आ जाता है, दैट दे आर अगेंस्ट द सोसाइटी, यू नो, डिस्पाइट दे बीइंग 24/7 फॉर देम. इनफैक्ट बाकी जगहों पर भी अगर हम देखा जाए, हमारे दिमाग में आई डोंट नो इट्स अ ब्लॉकेज, या जिस हिसाब से हम यू नो टेलीविजन सीरियल्स कुछ कंज्यूम करते हैं, उस हिसाब से जिस तरह से पुलिस को पोर्ट्रे किया जाता है, तो मीडिया का डेफिनेटली बहुत ज्यादा हाथ है एक नेगेटिव इंप्रेशन को माइंड में लाने के लिए. जरूरी नहीं है दैट वी विल जनरलाइज एवरी कॉप out there is bad, you know. There are so many cops who are genuinely helpful, so media certainly being the fourth pillar of the democracy can play a huge role. But question वही आ जाता है जब कि मीडिया भी सुनता किसकी है, मीडिया भी उसी की सुनता है जो यू नो, मतलब अगर इट्स अ पेड मीडिया दीज डेज अनफॉर्चुनेटली. सो कितना ये सक्सेसफुल है इस प्रॉब्लम को यू नो ओवरकम करना. बट डेफिनेटली एक बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन कॉप एंड नॉर्मल सोसाइटी, वो एक हेल्दी रहे और वो और ट्रस्टवर्दी रहे, जो कि आज की डेट में बहुत लैकिंग है. इसमें कोई डाउट नहीं है. आई थिंक अभी जितने भी पुलिस वाले यहाँ पे लाइक मौजूद है, हमारे सारे ऑफिसर्स, ये सब अग्री सर्टेनली करेंगे कि पता नहीं क्यों, जबकि पता भी है कि दे आर फॉर अस, बट देयर इज अ ह्यूज गैप. So certainly this gap needs to be filled. Thank you so much सुकन्या. इनफैक्ट मुझे भी लगता है कि यहाँ भी लोगों को कहीं ना कहीं आगे आने की जरूरत है और इन चीज़ों को सुधारने की, इन चीज़ों में अपना कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है. मैं लास्ट कमेंट के लिए चलना चाहूँगा. जो भी राजेश सर, टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से आप हैं, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर सकते हैं इस चीज़ को बेहतरी करने के लिए, क्योंकि इसकी बड़ी जरूरत है. पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर के बिना, पुलिस के बिना तो सोसाइटी चल नहीं सकती. देखिए, क्विक कमेंट रखिएगा. पुलिस और पब्लिक दोनों को ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, कर रहे हैं. पुलिस भी अपने इन्वेस्टिगेशन में ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पे यूज करती है.
और एक आम जनता को जो कि अभी रिसेंटली जस्ट आप कह सकते हैं जो साइबर स्पेस में शिफ्ट हुई है, उनका सारा काम वर्क एट होम, ऑनलाइन क्लासेज, इस तरह की जो चीजें हैं, जब इस पे आप शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको इन चीजों के बारे में समझना पड़ेगा कि आप जिस तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया हो, एटीएम से रिलेटेड कोई ऐप हो या कोई वेबसाइट हो। राजेश जी, शायद आप हम लोग एक बातचीत करते तो ये भी सामने आता है कि हर डिस्ट्रिक्ट को, हर पुलिस मान लीजिए कि हर डिस्ट्रिक्ट को शायद अपना एक सोशल मीडिया चैनल हो जाना चाहिए जिसके माध्यम से लोगों से इंटरेक्शन हो। आई थिंक इस तरीके के भी सॉल्यूशंस ऑब्वियसली बिहार में ऐसा सुशील सर के समय से ही इस तरह की इनिशिएटिव की गई है। हमारे यहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में सोशल मीडिया एंड मॉनिटरिंग सेल है, साइबर क्राइम सेल है, जो बहुत अच्छा काम भी कर रही है और उसके द्वारा हम लोग आम जनता से लगातार इंटरेक्ट भी करते हैं। तो उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की जरूरत है, हर जगह ले जाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। आलोक जी, कुछ लास्ट कमेंट थोड़ा संक्षेप में करेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी समय से काफी आगे निकल चुके हैं। क्या नेक्स्ट डायरेक्शन, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ें कि लोगों और पुलिस के बीच संबंध इसी तरीके से सुधरता रहे, केवल कोविड के क्राइसिस के कारण नहीं बल्कि आगे भी सुधरता रहे। आलोक जी, आप माइक म्यूट है, आप म्यूट कर लें। आई थिंक आलोक जी कुछ टेक्निकल इशू शायद फेस कर रहे हैं, अभी तक अनम्यूट नहीं हुआ है। आलोक जी, आप अनम्यूट करें और जल्दी से अपनी बात बताएं कि कैसे इस पे बढ़ा जाए। आई थिंक अभी भी आप म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट करने की कोशिश कीजिए, तब तक हम लोग हिलाल साहब को सुन लेते हैं। हिलाल साहब, लास्ट कमेंट। देखिए, सोसाइटी काफी डायनेमिक है, यहाँ पे सब किस्म के लोग हैं। जहाँ पे कुछ लोगों की नजरों में आप हीरो हैं और कुछ लोगों की नजरों में शायद नहीं है। Everybody has his right of opinion, but I believe that whenever you are criticized, criticism should be like rain; it should nourish roots. It should never be such which will poison you. If it gives you a chance to improve yourself, then you should welcome it. It's for the betterment. This is for the betterment of you as a person, and it will help you grow professionally as well. But it should not be for the sake of कि नहीं जी इसकी आलोचना करनी है तो करनी है, आज मैंने दिन में कुछ नहीं किया तो चलो ताने चारे कस लें। So it should be beyond that, what we have read and heard, that periodical methodology of Sasbo Kitane. It should be beyond that. We have been doing good. We have been sacrificing ourselves. It should be noted. They have to be noted. And if they are not, we should at least make them public in a way. We should get them to be noted in a way that we have been doing it for you. And we should certainly improve upon us wherever there is an issue. Wherever there is an issue, it should certainly come. There should be punishments if someone fails to deliver. So there should be. It has every police has its police manual in which punishments are prescribed as well, and they should be there if you derail or if you fail in doing your legal duties. If it would be balanced in that way, I think all of us will be appreciated much more than we are at the moment. I wish best of luck to all the leaders who have participated. Thank you. कंसिस्टेंट डायरेक्शन में एफर्ट करने की जरूरत है और पॉजिटिव को हाईलाइट करके नेगेटिव को कम करने की जरूरत है। आलोक जी, जल्दी से अपनी बात एक लास्ट कमेंट करें, रैप अप कमेंट, किस तरीके से हम लोग इस डायरेक्शन में। जी, जैसा तिलक जी, आवाज आ रहा है अभी मेरा? जी हाँ जी, हाँ जी तिलक जी, जैसा आपने बोल रहा था कि अभी पुलिस आलोक जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आई थिंक आपकी तरफ से कुछ इंटरनेट इश्यू है। अमरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी तरफ से कुछ इंटरनेट इश्यू है। अमरेंद्र जी, आप कुछ। मुझे लगता है कि जैसे जैसे सभी जगह पे नियुक्तियों में सुधार होता जाएगा, ज्यादा अच्छे और ईमानदार लोग आते जाएंगे, जैसे कि हमारे पैनल पर हैं, और जैसे जैसे अच्छे और ईमानदार लोग आते जाएंगे उसकी खुशबू तो फैलनी ही है, चाहे वो पुलिस का महकमा हो, शिक्षक का महकमा हो, और ये हो ही रहा है। नई जनरेशन में चीजों में सुधार हो रहा है। ये लोग जैसे अभी बता रहे हैं, अपने से बढ़कर के, ये प्रशासनिक आदेश नहीं था जिसका इन लोगों ने पालन किया। ये सब लोग अपने अपने जिलों में जो अपना काम करिए, ये बहुत सैल्यूट लायक है।
Thank you to all of you. थैंक यू अमरेन जी। आलोक जी, एक बार आप फिर से ट्राई करना चाहें, हम आपकी बात सुन लें, फिर सुशील सर से हम रैप अप करें। जी तिलक जी, जैसा आपने पूछा था कि पुलिस को क्या किया जाना चाहिए था ये कोविड के अलावा कि उनकी छवि बरकरार रहे इस प्रकार, तो मेरा यही कहना है जो निस्वार्थ भाव से काम करे, जो डिटेक्शन है केसेस का वो करे, जो लोग जो न्याय चाहते हैं जो उन्हें न्याय पहुंचाया जाए, और जो जरूरतमंद है उन तक पुलिस तत्परता से जा करके उनका जो भी कष्ट है जो आते हैं लेकर के उनकी बातों को सुने अगर बेहतर तरीके से, जो कि बहुत चीजें सुनने में आती है कभी कभी कि उनकी बातों को नहीं सुना जाता, अगर उनकी बातों को अच्छी तरह से सुन के उन पे तुरंत अगर एक्ट किया जाए तो ये छवि जो है सो पुलिस की काफी अच्छी हो जाएगी अभी। और थैंक यू आलोक जी। सुशील सर के पास चलते हैं। सुशील सर, कैसे हम लोग को सुशील सर जैसे अधिकारी हर जिले में मिले? देखिए, मेरे जैसा या के जैसा मिलने से ज़्यादा जरूरी ये है कि हम जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन करें और अपने दायित्वों को समझे कि आखिर मुझे या मेरे जो भी साथी हैं जो पुलिस की नौकरी में हैं, वो अगर इस नौकरी में आए हैं और जो ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने शपथ ली है कि हम लोगों की सेवा करेंगे, तो उसको बस निभा लें। और उसको अगर ईमानदारी से निभा लेंगे तो सचमुच जैसा बाकी लोग भी कह रहे थे और अमरीन जी भी कह रहे थे कि पुलिस को हीरो बनने के जो चांसेज हैं वो बाकी किसी भी सर्विस से बहुत ज़्यादा है। आप चूँकि डायरेक्ट लोगों से डील करते हैं और आप इमीडिएट इंस्टेंट रिलीफ दे सकते हैं लोगों को। जो आदमी भी डिस्ट्रेस में रहता है या पेरिल में रहता है, आप अगर उनको सीधे कुछ राहत पहुंचा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उनके लिए मतलब वो तो बस आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। तो हमें इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए। और मैंने पहले भी जैसे बताया डिस्कशन के दौरान कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरें। लोग मूल्यांकन करेंगे और आपके गुण दोष के आधार पर मूल्यांकन करेंगे और आपका जैसा काम होगा उसके आधार पर मूल्यांकन करेंगे। तो इसका मलाल किसी को नहीं होना चाहिए, न मुझे न और किसी को भी, कि पुलिस के प्रति लोगों का बहुत नेगेटिव अप्रोच है और इसको बेहतर होना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इस बात के लिए मजबूर करें कि लोग पुलिस के प्रति बेहतर सोचें और पुलिस के बारे में जो परसेप्शन चला आ रहा है इतने सालों से उसको कितना तेज़ी से हम बदल सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है और हमको ही इसको कार्यान्वित करना है। थैंक यू। थैंक यू सुशील सर। और आप सभी आज पैनल पे आए, हम लोगों ने 1.5 घंटे की चर्चा की है, इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तमाम पुलिस कर्मियों का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं हमें सुरक्षित रखने, हम लोग के साथ इसके दौर से हंसते खेलते के लिए लेकर, और एज अ सिविल सोसाइटी अलीफ की हम लोग की भी एक भूमिका है कि हम लोग आत्ममंथन करें, केवल ब्लेम ना करें, चाहे वो पुलिस वालों पे चाहे किसी पे, अपना अपना योगदान करें और शायद इसी से एक सभ्य समाज और एक सुसंस्कृत समाज का निर्माण होगा। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि हम लोग इस चर्चा के साथ केवल इसको खत्म नहीं करेंगे, हम लोग एक सोल्यूशन सेंट्रिक प्रयास करने का लगातार प्रयास करते हैं और ये जो यात्रा यहाँ से इस चर्चा से शुरू हुई, इस चर्चा से खत्म ना हो, यहाँ से चर्चा से एक नई बात शुरू हो और इसको दूर तक ले जाया जाए। नमस्कार, धन्यवाद।